अध्याय 202 सप्त तलवार संप्रदाय के साथ युद्ध। द्वितीय बुजुर्ग, आप इस महिला से बात करने में समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? चलिए बस इन्हें मारते हैं और इस समस्या को खत्म करते हैं ताकि हम बाकी लोगों के साथ वापस मिल सकें। उन तीन बुजुर्गों में से एक, जो अब तक चुप था, आखिरकार बोल पड़ा। तुम सही कह रहे हो, मरने वाले लोगों से बात करने का कोई मतलब नहीं है। झीशान और तीनों बुजुर्गों ने अपनी तलवारें खींच लीं। उनकी पीठ पर मौजूद सभी तलवारें इन चारों लोगों के ऊपर हवा में तैरने लगीं। इस समय 20 से अधिक तलवारें उनके ऊपर मंडरा रही थीं। मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये चारों लोग तेजी से कंचन की ओर बढ़े। इस समय कंचन की तरफ केवल अग्नि घाटी संप्रदाय के दो बुजुर्ग थे, जो स्काई प्रोफाउंड रेल्म के 8वें चरण में थे, जबकि झीशान की तरफ 9वें स्तर के दो विशेषज्ञ और 8वें स्तर के दो और विशेषज्ञ थे। युद्ध क्षमता के मामले में कंचन का समूह बहुत पीछे था। ऊपर से अग्नि घाटी संप्रदाय के दो बुजुर्ग पहले से ही गंभीर रूप से घायल थे। सप्त तलवार संप्रदाय के लोगों ने आर्यन के अस्तित्व को नजरअंदाज कर दिया, जो कंचन के बगल में खड़ा था। उनके लिए ऐसा व्यक्ति ध्यान देने योग्य भी नहीं था, लेकिन जिसे उन्होंने महत्वहीन समझा वही सप्त तलवार संप्रदाय के लिए सबसे बड़ा खतरा था। खन्न खन्न कंचन ने अपने दुपट्टे का उपयोग झीशान और चारों बुजुर्गों द्वारा छोड़ी गईं उड़ने वाली तलवारों के हमलों को रोकने के लिए किया। दूसरी ओर आर्यन केवल ये देख रहा था कि कंचन कैसे लड़ रही है। कंचन वास्तव में एक संप्रदाय प्रमुख होने के योग्य थी। उसकी युद्ध क्षमता काफी महान थी। वो झीशान और तीन बुजुर्गों के हमलों को अकेले झेल रही थी। तलवार और दुपट्टे के बीच लगातार टक्कर की आवाजें आ रही थीं। ये देखकर सप्त तलवार संप्रदाय के चारों लोगों ने अपने हमले का तरीका बदल लिया। वे अब और भी आक्रामक लेकिन एक बहुत ही नियमित पैटर्न से हमला कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इन चारों ने अपनी गतिविधियों में तालमेल बिठाने के लिए बहुत लंबा और कठिन प्रशिक्षण लिया था। इस हमले के कारण कंचन को पीछे हटना पड़ा। वो इस आक्रामक हमले से काफी दबाव में लग रही थी। कंचन ने अपनी सर्वश्रेष्ठ तकनीक का उपयोग करने का निर्णय लिया। चेरी ब्लॉसम डांस फेरी। कंचन ने बहुत ही सुंदर गतिविधियों के साथ नृत्य करना शुरू किया। हर बार जब वो कोई कदम उठाती, उसका दुपट्टा सप्त तलवार संप्रदाय के लोगों पर हमला करता। इस तकनीक के साथ कंचन पहले से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने लगी। सप्त तलवार संप्रदाय के चार लोग कंचन के इन अप्रत्याशित हमलों से परेशान हो गए। धिक्कार है, अब संभल कर रहना, हेवनली स्काई स्वॉर्ड। आखिरकार झीशान का सब्र जवाब दे गया। उसने अपने संप्रदाय की सबसे शक्तिशाली तकनीक निकाली। उसने एक हाथ उठाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र खत्म होते ही झीशान के ऊपर हरे रंग की 6 हवा की तलवारें प्रकट हुईं। झीशान की हेवनली स्काई स्वॉर्ड तकनीक 6ठे स्तर तक पहुंच गई थी। वो 7वें और उच्चतम स्तर से केवल एक कदम दूर था। सप्त तलवार संप्रदाय में 6ठे स्तर की इस तकनीक में महारत हासिल करना बहुत गर्व की बात थी। संप्रदाय में जो भी इसे सीख लेता, उसे तुरंत बुजुर्ग यानी एल्डर नियुक्त कर दिया जाता था। झीशान ने इन 6 हवा की तलवारों को कंचन की ओर केंद्रित किया। ये तलवारें अब्बास के बेटे द्वारा इस्तेमाल की गई तलवारों से कहीं ज्यादा तेज थीं। कंचन, जो 3 अन्य बुजुर्गों से लड़ रही थी, झीशान के इस गुप्त हमले को नहीं देख पाई। उसने तुरंत अपने दुपट्टे का उपयोग उन 6 तलवारों को मोड़ने के लिए किया। खण्ड। क्योंकि हमला बहुत शक्तिशाली था, कंचन को कई दसियों मीटर पीछे हटना पड़ा। उसने झीशान की ओर कातिलाना नजरों से देखा। अगर वो थोड़ी भी देर कर देती तो वो गंभीर रूप से घायल हो सकती थी। अब मुझे देखने दो कि तुम हमें कैसे हराती हो। हा हा हा। झीशान जोर से हंसा। इस तकनीक के कारण कंचन के लिए उसके करीब पहुंचना बहुत मुश्किल था। कंचन के हमले कम और मध्यम दूरी के थे। वो लंबी दूरी की लड़ाई के लिए उपयुक्त नहीं थी, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। आर्यन, तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? कंचन ने आर्यन से शिकायत की, जो चुपचाप खड़ा था। ठीक है। ये देखकर कि कंचन अब इन चारों का मुकाबला नहीं कर पा रही, आर्यन ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाने का फैसला किया। आर्यन को युद्ध में शामिल होते देख सप्त तलवार संप्रदाय के वे दो बुजुर्ग, जो 8वें स्तर पर थे, तुरंत आर्यन पर जानलेवा हमला किया। मरो, तुम कमजोर चींटी। उन्हें लगा कि आर्यन कमजोर है और उस पर समय बर्बाद करना ठीक नहीं। वे उसे तुरंत खत्म करना चाहते थे। बेवकूफ़ों। आर्यन ने अपनी 9 कदम तकनीक का उपयोग किया और सीधे उनके सामने पहुंच गया। धम धम। उन दोनों के कुछ समझने से पहले ही आर्यन ने उनकी छाती पर इतना जोरदार प्रहार किया कि वे सीधे पत्थर की दीवार से जा टकराए। आर्यन का प्रहार इतना गंभीर था कि दोनों बुजुर्गों ने तुरंत खून की उल्टियां की। असंभव, तुम ये कैसे कर सकते हो? झीशान को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि 8वें स्तर के दो बुजुर्ग इतनी आसानी से कैसे हार गए। ये व्यक्ति कौन है और कहां से आया है? झीशान ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वे दोनों बुजुर्ग लड़खड़ाते हुए फर्श से उठने की कोशिश करने लगे। आर्यन के मुक्के ने उनके आंतरिक अंगों को बुरी तरह घायल कर दिया था। तुम ठीक हो? झीशान ने उनकी स्थिति पूछी। हम ठीक हैं, लेकिन ये व्यक्ति काफी खतरनाक है, हमें सावधान रहना होगा।
ही, तो अब क्या विचार है? क्या तुम अब भी हमसे लड़ना चाहते हो? कंचन अब बहुत आत्मविश्वास दिख रही थी। आर्यन की मदद के साथ उसे अब इन चारों से डरने की जरूरत नहीं थी। कमीने, तो इसीलिए तुम हमें चुनौती देने की हिम्मत कर रही थी, क्योंकि तुम्हारे पीछे कोई शक्तिशाली व्यक्ति है। झीशान ने कंचन को कोसा। बहुत हुई बातें, चलो अब लड़ते हैं। आर्यन ने उनके बीच की बातचीत को बीच में ही रोक दिया। उसके पास झीशान की बकवास सुनने का समय नहीं था। तुम बहुत अहंकारी हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम किस संप्रदाय से उलझ रहे हो? हम सप्त तलवार संप्रदाय हैं, सबसे शक्तिशाली संप्रदाय। धमाक! इससे पहले कि झीशान अपनी बात पूरी कर पाता, आर्यन उसके सामने था और उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ा। झीशान, जो तैयार नहीं था, उड़ता हुआ पत्थर की दीवार से जा टकराया। वो जमीन पर गिर पड़ा और उसने खून के साथ अपने कई दांत भी उगल दिए। अध्याय 203 तलवार की आत्मा। सफेद वस्तुओं को जमीन पर गिरते देख, जो दांतों जैसी दिख रही थीं, जिशान ने तुरंत अपने दांतों को छुआ। जब उसने अपने मुंह में हाथ लगाया तो उसे पता चला कि उसके मुंह में एक भी दांत नहीं बचा था। ऐसा लग रहा था कि आर्यन के मुक्के ने जिशान के सारे दांत झाड़ दिए थे। ये देखकर कि उसके सारे दांत गिर गए हैं, जिशान बहुत क्रोधित हो गया। उसने आर्यन की ओर एक बहुत ही भारी कातिलाना आभा, किलिंग ऑरा छोड़ी। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर छिपकर हमला करने की? जिशान जोर से दहाड़ा। एक हरी आभा जिशान के शरीर को ढकने लगी। जब ये आभा निकली तो हर तरफ तेज हवाएं चलने लगीं। संप्रदाय के अन्य बुजुर्गों ने भी वही किया जो जिशान ने किया था। उन सभी ने हेवनली स्काई स्वॉर्ड तकनीक का उपयोग करना शुरू कर दिया। सप्त तलवार संप्रदाय के समूह के ऊपर अब 24 तलवारें दिखाई दे रही थीं। इस बार तलवारों का आकार थोड़ा अलग था। वे पहले से थोड़ी बड़ी थीं। आर्यन, तुम सब मरो। आर्यन ने अपनी 6 तलवारें आर्यन और कंचन की ओर लहराईं। सप्त तलवार संप्रदाय के 3 अन्य बुजुर्गों ने भी अपनी 18 तलवारें उनकी ओर मोड़ दीं। कंचन ने जब इस हमले को अपनी ओर आते देखा तो तुरंत रक्षात्मक मुद्रा अपना ली। जिशान की पहले वाली 6 तलवारें ही काफी शक्तिशाली थीं और अब तो 20 से अधिक तलवारें उनकी ओर बढ़ रही थीं। तुम पीछे हट जाओ, मुझे इसे अकेले संभालने दो। आर्यन ने कंचन को पीछे हटने के लिए कहा। अगर कंचन साथ रहती तो वो आर्यन के लिए बाधा बन सकती थी। सावधान रहना, मरना मत। कंचन ने आर्यन की चिंता करते हुए चेतावनी दी और जितना संभव हो सके उतनी दूर चली गई ताकि वो आर्यन की लड़ाई में हस्तक्षेप न करे। जब कंचन ने अग्निघाटी संप्रदाय के उन 2 बुजुर्गों की ओर देखा तो वे वहां कहीं नहीं थे। यहां तक कि उनके 2 मृत साथियों के शव भी गायब हो चुके थे। धिक्कार है, उन 2 लोगों ने हमें चारे की तरह इस्तेमाल किया। ये साफ था कि जब कंचन लड़ रही थी तब किसी ने मदद नहीं की, क्योंकि अग्निघाटी संप्रदाय के वे 2 लोग मदद करने के बजाय भागना बेहतर समझते थे। अगर कंचन को ये पहले पता होता तो वो उनकी मदद कभी नहीं करती। अग्निघाटी संप्रदाय पर अपना गुस्सा निकालने के बाद कंचन फिर से आर्यन और सप्त तलवार संप्रदाय के 4 लोगों के बीच की लड़ाई देखने लगी। इस समय आर्यन ने अपने हाथों का उपयोग करके हवा में तैरती उन 24 तलवारों को रोक दिया था। सप्त तलवार संप्रदाय के लोग अपनी तलवारों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी तलवारें किसी अदृश्य चीज से रुक गई थीं। तलवारें हवा में ही स्थिर हो गई थीं। शू! आर्यन ने अपना हाथ हिलाया। जैसे ही उसने हाथ हिलाया, सारी तलवारें तुरंत पीछे की ओर जा गिरीं, यहां तक कि उन्हें नियंत्रित करने वाले लोग भी पीछे की ओर उड़ गए। खून! सप्त तलवार संप्रदाय के लोगों ने फिर से खून की उल्टी की। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इतनी आसानी से हार जाएंगे। वास्तव में तुम कौन हो और तुम हमारे संप्रदाय के मामलों में दखल क्यों देना चाहते हो? जिशान ने पूछा कि आखिर ये व्यक्ति कौन है? मुझे मरने वाले व्यक्ति को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। आर्यन जोर से हंसा। उसने वही शब्द दोहराए जो जिशान पहले कह रहा था। तुम? जिशान ने शत्रुता भरी नजरों से आर्यन की ओर इशारा किया। ठीक है, इस बार मैं तुमसे लड़ने में बहुत गंभीर होऊंगा। जिशान ने अपनी हथेलियां जोड़ी, अपनी आंखें बंद कीं और कुछ ऐसे शब्द पढ़ने लगा जो आर्यन को समझ नहीं आए। कुछ ही क्षणों बाद जिशान के माथे से एक बहुत ही चमकदार हरी रोशनी निकली। ये रोशनी उसके दांतियान से बाहर आई थी। ये हरी रोशनी ने एक तलवार का आकार ले लिया जो हवा में चक्कर लगाने लगी। ये क्या है? आर्यन ने आसमान में घूमती उस तलवार को देखा। अगर वो गलत नहीं है तो ये एक तलवार की आत्मा है। ये वो जीवन है जो उपयोगकर्ता के पास होता है। आमतौर पर ये केवल उन्हीं के पास होती है जो सच्चे तलवारबाज बनने के रास्ते पर चलते हैं। यदि ये आत्मा नष्ट हो गई तो उपयोगकर्ता की आत्मा भी नष्ट हो जाएगी। आर्यन को अंदाजा नहीं था कि जिशान उसे मारने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देगा।
तीनों बुजुर्ग तुरंत जिशान के सामने खड़े हो गए ताकि आर्यन उसके शरीर पर हमला न कर सके, क्योंकि इस समय जिशान की आत्मा उसी तलवार में थी। हवा में चक्कर लगाने के बाद वो तलवार आत्मा तेजी से आर्यन की ओर झपटी। उसका इरादा आर्यन की गर्दन काटने का था। 1,00,000 अग्नि तलवारें। आर्यन के सामने सैकड़ों अग्नि की तलवारें प्रकट हो गईं। खनंक। जिशान की आत्मा और आर्यन की अग्नि तलवार के बीच टक्कर हुई। टक्कर होते ही जिशान की तलवार कांपने लगी और उसके मुंह से खून बहने लगा। कंचन ने आश्चर्य से अपना मुंह ढक लिया। वो ये देखकर दंग रह गई कि आर्यन सैकड़ों धधकती हुई तलवारें बना सकता है। उसने अपने जीवन में कभी इतनी बड़ी संख्या में उड़ती हुई तलवारें नहीं देखी थीं। ही, मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं इस तलवार की आत्मा को नष्ट कर दूं तो क्या होगा। आर्यन मुस्कुराया। ऐसा मत करो। सप्त तलवार संप्रदाय के तीनों बुजुर्गों ने उसे रोकने की कोशिश की। अगर आर्यन ने उसे तोड़ दिया तो जिशान मर जाएगा। तलवार आत्मा भागने की कोशिश कर रही थी। वो वापस जिशान के शरीर में जाना चाहती थी, लेकिन आर्यन ऐसा कैसे होने देता। उसकी अग्नि तलवारें जिशान की आत्मा से कहीं ज्यादा तेज थीं। खचाक खचाक। आर्यन की अग्नि तलवारों ने जिशान की तलवार आत्मा को टुकड़े टुकड़े कर दिया। नहीं! तीनों बुजुर्ग एक साथ चिल्लाए। आत्मा के बिखरते ही जिशान ने ढेर सारा खून उगल दिया। उसकी आंखें फटी रह गईं और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। तीनों बुजुर्गों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। जिशान की मौत देख वे दुख और गुस्से से भर गए। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथी को मारने की? हम इसका बदला लेंगे। तीनों ने आर्यन को मारने की धमकी दी। तुम अपनी मर्जी से लोगों को मार सकते हो, लेकिन जब तुम्हारा साथी मरता है तो तुम दूसरों को दोष देते हो। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मरो! तीनों बुजुर्ग आर्यन की ओर झपटे। मेरे पास तुम लोगों के लिए समय नहीं है। चलो इसे खत्म करते हैं। आर्यन की अग्नि तलवारों ने उनके माथे को चीर दिया और उनके दांतियान में समा गईं। अध्याय 204। हिम संप्रदाय के प्रसिद्ध नियम। आर्यन की अग्नि ने तुरंत इन तीनों लोगों के दांतियान को जला दिया। आह! जब आर्यन ने ऐसा किया तो सब तलवार संप्रदाय के तीनों बुजुर्ग दर्द से कराह उठे। जब आर्यन की आग ने उनके दांतियान को जलाया तो उन सभी को घोर प्रताड़ना महसूस हुई। उनका दांतियान नष्ट होने के बाद ये तीनों लोग फर्श पर गिर पड़े। अब से ये तीनों लोग केवल एक जीवित लाश बनकर रह जाएंगे। ये देखकर कि लड़ाई खत्म हो गई है, कंचन दौड़कर आर्यन के पास आई। आर्यन ये बहुत ही शानदार और महान था। कंचन उस युद्ध से दंग थी जो आर्यन ने अभी लड़ा हा। अग्निघाटी संप्रदाय के लोग कहाँ गए? आर्यन ने पूछा। क्योंकि वे लड़ाई में व्यस्त थे, उसने उन्हें चुपके से निकलते हुए नहीं देखा था। अग्निघाटी संप्रदाय के लोग भी सप्त तलवार संप्रदाय की तरह ही चालाक हैं। उन्होंने हमें चारे की तरह इस्तेमाल किया, जबकि वे अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। कंचन उनके इस व्यवहार से थोड़ा असंतुष्ट थी। मैं समझ गया। अगर मुझे पता होता तो मैं उन्हें सप्त तलवार संप्रदाय के हाथों मरने देता। ऐसे लोग बचाए जाने के लायक नहीं होते, जो मदद मिलने के बाद आभार मानने के बजाय केवल खुद को बचाने की सोचते हैं। उन्हें भूल जाओ। देखते हैं कि इन चारों लोगों के पास से हमें क्या मिलता है। आर्यन ये जानना चाहता था कि क्या उनके पास कोई मूल्यवान खजाना है। उसने चारों के शरीर की तलाशी ली, लेकिन उसे केवल कुछ बेकार गोलियां और 4 स्टोरेज रिंग मिली, जिनका आकार बहुत छोटा था। आर्यन ने मालिक की मोहर तोड़ी और देखा कि उनके अंदर क्या है। उन अंगूठियों में छानबीन करने के बाद आर्यन को कुछ भी कीमती नहीं मिला। वहां केवल कुछ तकनीकी किताबें और बहुत ही निम्न श्रेणी के हथियार थे। उसे कोई कोर या औषधीय पौधा नहीं मिला। धिक्कार है, ये लोग बहुत गरीब हैं। आर्यन वास्तव में निराश था। उन अंगूठियों में केवल कचरा भरा था। आर्यन, आखिर उनके पास क्या है? कंचन बहुत उत्सुक थी। तुम खुद ही क्यों नहीं देख लेती? आर्यन ने अंगूठियां कंचन के हाथों में फेंक दी। जब उसने अंदर देखा तो वो भी हैरान रह गई। ये लोग इतने गरीब कैसे हो सकते हैं? उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि किसी संप्रदाय के बुजुर्गों के पास ऐसी चीजें होंगी। ऐसा लगता है कि ये लोग जानबूझकर अपना कीमती सामान साथ नहीं लाए थे। आर्यन ने निष्कर्ष निकाला कि उन्होंने अपनी संपत्ति संप्रदाय में ही छिपा कर रखी थी। हमारी मेहनत बेकार गई। हमें इन चारों से कुछ भी कीमती नहीं मिला। कंचन थोड़ा निराश थी। चलो चलें। आर्यन ने उसे वहां से चलने को कहा। उसे उन 3 लाचार लोगों की कोई परवाह नहीं थी। वो बस प्राचीन विरासत स्थल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचना चाहता था। चलो। कंचन ने अपना हाथ आर्यन के बाएं हाथ में डाल दिया, जिससे उसके वक्ष आर्यन की बाह को छू रहे थे। आर्यन के दाहिने हाथ ने उसके शरीर के कोमल अंगों को कसकर पकड़ लिया। आह! जब आर्यन ने उसे दबाया तो कंचन के मुंह से एक हल्की आह निकली। मुझे चढ़ाना बंद करो, वरना मैं फिर से वैसा ही कुछ करूंगा जैसा कल रात किया था। कुछ देर उन्हें दबाने के बाद आर्यन ने उसे छोड़ दिया। कंचन तुरंत फर्श पर बैठ गई। उसका शरीर कमजोर पड़ गया था। आर्यन के हाथ के जरा से स्पर्श से ही वो निढाल हो गई थी। वो थोड़ा चिढ़ी हुई थी कि हर बार जब वो आर्यन को चढ़ाना चाहती है तो अंत में उसकी अपनी हालत ऐसी हो जाती है। कुछ मिनट आराम करने के बाद वो उठी। चलो। उसे ठीक देखकर आर्यन ने आगे बढ़ने का इशारा किया।
अगर वो ऐसा न करता तो कंचन पूरे रास्ते उसे ऐसे ही चढ़ाती रहती। कंचन ने थोड़ा सिर हिलाया। उसे उस घटना के बाद बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं हो रही थी। वे दोनों आगे बढ़ते रहे, लेकिन पूरे रास्ते उन्हें कोई और नहीं मिला। नहीं उन्हें बाहर निकलने का रास्ता या एनर्जी केंद्र मिला। काफी देर चलने के बाद आर्यन ने रास्ते के बीच में किसी को बेहोश पड़ा देखा। जब वो करीब पहुंचा तो उसने एक बहुत ही परिचित चेहरा देखा। ये सुंदर अप्सरा मालती थी। इसे वास्तव में क्या हुआ है? आर्यन ने मालती के शरीर की जांच शुरू की। उसे कोई चोट या कोई अजीब बात नजर नहीं आई। जांच के बाद पता चला कि वो बस गहरी नींद में सो रही थी। आर्यन, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं हिम संप्रदाय की महिला को सीधे छूने की गलती नहीं करती। कंचन ने उसे मालती को छूने के खतरे के बारे में चेतावनी दी। तो क्या हुआ? आर्यन ने पूछा। क्या तुम्हें हिम संप्रदाय के नियमों के बारे में नहीं पता? कंचन को विश्वास नहीं हुआ। हिम संप्रदाय के बुनियादी नियम साधकों की दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है और आर्यन उनसे पूरी तरह से अनजान था। नहीं, मुझे इन 4 बड़े संप्रदायों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर तुम नहीं जानते तो मैं समझाती हूँ। हिम संप्रदाय केवल कुमारी महिलाओं का संप्रदाय है। उनकी तकनीकों का अभ्यास करने के लिए उन्हें कुमारी यिन यानी वर्जिन यिन बनाए रखना होता है। यदि वो नष्ट हो जाए तो उनकी साधना की गति बहुत धीमी हो जाएगी। इसीलिए हिम संप्रदाय की कोई भी महिला किसी पुरुष को अपने शरीर को 1 इंच भी छूने नहीं देती। वे उस हर पुरुष को मार देंगी जो उनके शरीर को अपवित्र करने की कोशिश करेगा। ओह हाँ, एक और बात है, उन्हें बाहरी लोगों को अपना असली चेहरा दिखाने की अनुमति नहीं है। मुझे इसका कारण तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि चेहरा देख लेना शरीर को छूने से भी बड़ा अपराध माना जाता है। इन सख्त नियमों के कारण कोई भी उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करता था। अब आर्यन समझ गया, यही कारण था कि मालती उसे मारना चाहती थी, क्योंकि उसने गलती से उसका घूंघट हटा दिया था। मालती के लिए वो एक अक्षमनीय अपमान था। अध्याय 205 मालती का डर। तो क्या इसे कोई चोट लगी है या कुछ और? कंचन ने मालती की स्थिति के बारे में पूछा। ऐसा लगता है कि इसने किसी सपने वाली गंध को सांस के साथ अंदर ले लिया है। अभी वो सपनों की दुनिया में फंसी हुई है। आर्यन ने मालती की स्थिति की जांच करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि उसने सपना पाउडर यानी ड्रीम पाउडर सूंघ लिया है। केवल यही चीज स्काई प्रोफाउंड रेल्म के शिखर स्तर के साधक को इस तरह गहरी नींद में सुला सकती है। तो फिर तुम उसे जगाते क्यों नहीं? कंचन ने आर्यन से सोई हुई मालती को तुरंत जगाने के लिए कहा। यह उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचती हो। हमें इस महिला को जगाने के लिए उत्तेजित करना होगा। सबसे तेज तरीका आमतौर पर उसे अत्यधिक दर्द देना होता है। आर्यन ने मालती को जगाने की विधि बताई। मुझे नहीं लगता कि यह एक अच्छा तरीका है। अगर वो जाग गई और उसे पता चला कि हमने उसे चोट पहुंचाई है तो वो बहुत क्रोधित हो सकती है। ऐसी स्थिति में कंचन किसी अन्य संप्रदाय के साथ विवाद नहीं करना चाहती थी। खैर, शायद तुम सही कह रही हो। एक सोई हुई महिला को चोट पहुंचाना ठीक नहीं है। इस बार आर्यन कंचन की सोच से सहमत था। चलो दूसरा तरीका आजमाते हैं। आर्यन ने भंडारण कक्ष से एक मुखौटा निकाला और उसे अपने चेहरे पर लगा लिया। कंचन थोड़ा उलझन में थी कि आर्यन मुखौटा पहनकर क्या करने वाला है। तुम उस मुखौटे के साथ क्या करने जा रहे हो? कंचन बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा पा रही थी। जाहिर है मालती को जगाने के लिए। मैं भी नहीं चाहता कि वो देखे कि मैं कौन हूं। आर्यन ने ऐसा इसलिए किया ताकि जब मालती बाद में जागे तो वो तुरंत उस पर हमला न कर दे। वास्तव में क्या तुम्हारी इस अप्सरा महिला के साथ कोई दुश्मनी है? अगर कुछ नहीं हुआ होता तो निश्चित रूप से आर्यन अपनी असली पहचान नहीं छिपाता। दरअसल मेरे और उसके बीच एक मामूली गलतफहमी है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा साथ दोगी और इस महिला से मेरी असली पहचान छिपाओगी। आर्यन ने कंचन से अपनी असली पहचान छिपाने में सहयोग मांगा। ठीक है, मैं ऐसा करूंगी। कंचन आर्यन के साथ नाटक करने के लिए सहमत हो गई। बहुत अच्छा। अपना मनचाहा उत्तर मिलने के बाद आर्यन ने मालती को जगाने का तरीका शुरू किया। आर्यन का हाथ मालती के शरीर को छूने लगा और उसकी मालिश करने लगा। जब आर्यन ने मालती के शरीर की मालिश की तो मालती बहुत धीरे से कराह उठी। मालती को जगाने का सबसे अच्छा तरीका उसके शरीर को उत्तेजित करना था। आर्यन उत्साहपूर्वक उन अंगों की मालिश करने लगा जो अप्सरा मालती के पास थे। पीछे खड़ी कंचन फटी आंखों से देखती रह गई। वो ये देखकर हैरान थी कि आर्यन इतनी निडरता से हिम संप्रदाय की प्रमुख मालती के शरीर को छू रहा है। ये व्यक्ति मालती के शरीर को छूने के लिए बहुत साहसी था। यदि इस समय मालती जाग जाती और ये देखती तो निश्चित रूप से वो आर्यन के कई टुकड़े कर देती। आर्यन, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें हिम संप्रदाय की महिला द्वारा पीछा किए जाने का डर नहीं है? कंचन ने आर्यन को तुरंत रुकने की चेतावनी दी। तुम इस महिला से इतना क्यों डरती हो? आर्यन ने महसूस किया था कि कंचन मालती से बहुत डरती है। निश्चित रूप से मैं डरती हूं। ये महिला बहुत शक्तिशाली है। मैं एक बार इस महिला से केवल 2 कदमों में हार गई थी। कंचन ने डर का कारण बताया। उसके लिए हिम संप्रदाय की यह महिला सप्त तलवार संप्रदाय के किसी भी व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली थी।
क्या तुम दोनों एक ही स्तर पर हो? फिर तुम उससे इतनी आसानी से कैसे हार सकती हो? आर्यन ये जानने के लिए और अधिक उत्सुक हो गया। हिम संप्रदाय की महिलाएं हम सब में सबसे शक्तिशाली तकनीक का अभ्यास करती हैं। अगर उनके पास लोगों और योग्य संसाधनों की कमी न होती तो शायद आज हिम संप्रदाय सप्त तलवार संप्रदाय से ऊपर सबसे शक्तिशाली संप्रदाय होता, कंचन ने बताया। दुर्भाग्य से हिम संप्रदाय की महिलाओं की संख्या बहुत कम थी, 40 से भी कम थी, और उनके पास संसाधनों की भी बहुत कमी थी क्योंकि वो बाहरी दुनिया से बहुत कम जुड़ती थीं। यही कारण था कि वो पहले नंबर का संप्रदाय नहीं बन सके। तुम्हें इस महिला के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि सप्त तलवार संप्रदाय के प्रमुख भी मालती से अकेले उलझने की हिम्मत नहीं करते। कंचन ने जो कुछ भी वो जानती थी आर्यन को बता दिया। ही, तो क्या हुआ अगर वो शक्तिशाली है? मैं उससे नहीं डरता। आर्यन के हाथ ने मालती के वक्षों को पकड़ लिया। आह आह आह। जैसे ही आर्यन ने उन्हें दबाया, मालती के मुंह से उत्तेजक आवाजें निकलने लगी। ये तो कंचन को विश्वास नहीं हो रहा था कि मालती जैसी ठंडी अप्सरा ऐसी आवाजें निकाल सकती है। इस दुनिया में शायद केवल आर्यन ही मालती से ऐसी आवाजें निकलवा सकता था। मालती के सपने में मालती ने अब खुद को बर्फ के एक विशाल विस्तार में देखा। यहां उसे कोई नहीं दिख रहा था। वो जहां भी जाती उसे केवल अनंत बर्फ ही दिखाई देती। वो बर्फ के इस विस्तार में चलती रही। काफी आगे उसने अपने संप्रदाय की कई महिलाओं को देखा। वे किसी के साथ लड़ रही थीं। उनमें से कुछ तो बर्फ पर खून से लथपथ पड़ी थीं। ये देख मालती तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ी। जैसे ही वो करीब पहुंची, उसे लगा कि वो और दूर होती जा रही हैं और आसपास का नज़ारा अंधेरे में बदलने लगा। मालती की दृष्टि अचानक धुंधली हो गई। वो निराशा के रसातल में महसूस करने लगी। उसे लगा कि वो विफल हो गई क्योंकि वो हिम संप्रदाय के लोगों को नहीं बचा सकी। मालती सिमट गई और उसने अपने शरीर को गले लगा लिया। ये उसका सबसे बड़ा डर था, अकेलापन। हिम संप्रदाय में आने से पहले वो एक छोटी बच्ची थी जो लंबे समय तक अकेलेपन में रही थी। कोई उसके साथ रहना नहीं चाहता था, जब तक कि उसके मास्टर ने उसे अपनाया नहीं और उसे एक नया नाम नहीं दिया। उसके बाद मालती को हिम संप्रदाय के रूप में एक आरामदायक जगह मिली। मालती को डर था कि एक दिन उसकी ये सबसे आरामदायक जगह कोई नष्ट कर देगा और वो फिर से अकेली हो जाएगी। वो संप्रदाय को बचाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति से अधिक मेहनत करती थी। वो पहले जैसा ही अकेलापन महसूस कर रही थी। तभी उसे लगा कि किसी ने उसके शरीर को बहुत ही आरामदायक तरीके से छुआ है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे पाया कि उसे छूने वाला व्यक्ति वही है जिससे वो सबसे अधिक नफरत करती थी और मारना चाहती थी। लेकिन इस व्यक्ति द्वारा गले लगाए जाने पर उसे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। मालती को पता भी नहीं चला और वो इस भावना में डूब गई। अध्याय 206 गुप्त कक्ष। कुछ ही क्षणों बाद वो अंधेरा दूर हो गया और उसकी जगह एक बहुत ही चकाचौंध भरी रोशनी ने ले ली। मालती का कुछ और नहीं दिख रहा था, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने प्राचीन विरासत स्थल की छत देखी। उसके बगल में आर्यन और कंचन खड़े थे। अपने बगल में दो अजनबियों को देख मालती तुरंत फर्श से उठ गई। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक तलवार निकाली और उसे आर्यन और कंचन की ओर तान दिया। तुमने अभी मेरे साथ क्या किया? अपनी तलवार लहराते हुए मालती ने उन दोनों से पूछा। संप्रदाय प्रमुख मालती, शांत हो जाइए, हमने आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया है। कंचन ने मालती को शांत करने की कोशिश की, जो अभी भी उलझन में दिख रही थी। मालती को आखिरकार एहसास हुआ कि ये कंचन थी, जबकि कंचन के बगल वाले व्यक्ति को वो नहीं पहचान पाई क्योंकि उस व्यक्ति ने मुखौटा पहनकर अपनी पहचान छिपाई थी। मालती की अंतरात्मा को महसूस हुआ कि वो इस मुखौटे वाले व्यक्ति से परिचित है। संप्रदाय प्रमुख मालती, वास्तव में आपके साथ क्या हुआ था? जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने आपको रास्ते के बीच में पड़ा पाया। कंचन ये जानना चाहती थी कि मालती उस सपना पाउडर की चपेट में कैसे आई। मालती को याद आने लगा कि पहले क्या हुआ था। शुरू में वो 4 हिमपरियों के साथ थी, जब तक कि उसका पैर एक जाल पर नहीं पड़ा और वो दीवार के अंदर नहीं चली गई। दीवार के दूसरी तरफ फंसी मालती ने दीवार को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो दीवार इतनी मजबूत थी कि मालती का हमला उस पर एक खरोंच तक नहीं डाल सका। चूंकि वो दीवार नहीं तोड़ सकती थी, इसलिए मालती को अपनी टीम से दोबारा मिलने के लिए दूसरा रास्ता खोजना पड़ा। जब वो वापस चल रही थी तो अनजाने में एक रंगीन पाउडर ने उसके शरीर को घेर लिया। जैसे ही उसने उस पाउडर को सांस के साथ अंदर लिया, उसे अपना शरीर और आंखें भारी महसूस होने लगीं और वो सपने में खो गई। मेरा पैर एक जाल पर पड़ा और मैं रास्ता भटक गई। उसके बाद मैंने एक पाउडर सांस के साथ अंदर लिया और फिर मुझे कुछ याद नहीं। मालती ने आर्यन और कंचन को संक्षेप में कहानी सुनाई। उसने जानबूझकर उस सपने के बारे में नहीं बताया। उसे लगा कि वो सपना उस पाउडर के कारण आया था। तो ये बात है,
सुनने के बाद कंचन को आखिरकार पता चल गया कि मालती यहाँ अकेली क्यों थी। संप्रदाय प्रमुख मालती, आपके बगल में ये व्यक्ति कौन है? मालती ने फिर से अपनी ठंडी आवाज में पूछा। ओ, ये मास्टर आर्यन हैं। जब मैं इस भूल भुलैया में खो गई थी तब मैं इनसे मिली थी। क्या आप जानती हैं कि मास्टर आर्यन बहुत शक्तिशाली हैं? कंचन ने जानबूझकर आर्यन को इस तरह संबोधित किया। मास्टर आर्यन को मेरा प्रणाम। मालती ने आर्यन का अभिवादन किया। मालती और कंचन एक ही पीढ़ी की हैं, इसलिए यदि कंचन इस व्यक्ति को मास्टर कह रही थी तो मालती को भी वैसा ही करना पड़ा। अपने मुखौटे के पीछे से आर्यन ने केवल सिर हिलाकर जवाब दिया। संप्रदाय प्रमुख मालती, अब आप आगे क्या करने वाली हैं? कंचन ने पूछा। मैं अपने संप्रदाय के समूह को ढूंढूंगी, मुझे डर है कि वो मुसीबत में ना हो। मालती को 4 हिमपरियों की चिंता थी। क्या इत्तेफाक है, मैं भी अपना समूह और यहां से बाहर निकलने का रास्ता खोज रही हूं। क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगी? कंचन ने मालती को आमंत्रित किया। मालती के साथ होने से ये समूह और भी मजबूत हो जाता। मालती अभी भी उनके साथ जुड़ने में हिचकिचा रही थी। उसे कंचन के बगल में खड़े मास्टर आर्यन की पहचान पर संदेह था। भले ही वे अभी मिले थे, लेकिन मालती को महसूस हो रहा था कि वो इस मुखौटे वाले व्यक्ति से बहुत नफरत करती है, हालांकि उसे नफरत का कारण नहीं पता था। अगर वो नहीं चाहती तो ठीक है, उसे इस खतरनाक जगह पर अपना रास्ता खुद खोजने दो। आर्यन, जो अब तक चुप था, आखिरकार बोला। उसमें अपनी आवाज को एक बुजुर्ग की तरह बदल लिया था। इतना कहकर आर्यन आगे बढ़ गया। उसे जाते देख कंचन भी तुरंत उसके पीछे हो ली। मालती ने आर्यन की बात पर विचार किया। ये सच था कि ये जगह बहुत खतरनाक थी। अगर वो अकेली रही तो उसका अंत भी वैसा ही हो सकता था। वो चुपचाप उनके पीछे चल पड़ी। मालती को पीछे आते देख कंचन मुस्कुराई। आर्यन के चंद वाक्यों ने मालती को साथ चलने के लिए मना लिया था। ही, आर्यन, तुम बहुत महान हो। बस कुछ ही वाक्यों में तुमने उस ठंडी परी मालती को हमारे पीछे आने पर मजबूर कर दिया। कंचन ने टेलीपैथी के जरिए मैसेज भेजा, जिसे केवल आर्यन सुन सकता था। मैसेज सुनकर आर्यन ने तुरंत कंचन की ओर सिर घुमाया और कंचन ने उसे चिढ़ाते हुए आंख मारी। ये तीनों लोग बाहर निकलने का रास्ता और अपने समूहों को खोजते हुए भागते रहे। दुर्भाग्य से 1 घंटे से अधिक चलने के बाद भी उन्हें कोई और नहीं मिला, केवल कुछ कष्टदायक मैजिकल राक्षस ही मिले। आर्यन ने पीछे देखा। दोनों महिलाएं तेज दौड़ने के कारण थकी हुई लग रही थीं। चलो पहले आराम करते हैं। आर्यन रुका और उन्हें थोड़ा सुस्ताने को कहा। ये बहुत थका देने वाला है, क्योंकि हम बस गोल गोल घूम रहे हैं। काश हम अपनी स्पिरिट सेंस का उपयोग कर पाते, कंचन ने शिकायत की। इस जगह आध्यात्मिक सेंस का उपयोग नहीं किया जा सकता था, वरना वे अब तक बाहर निकल चुके होते। उसे अपने संप्रदाय के 5 बुजुर्गों की भी चिंता थी। दूसरी ओर मालती बहुत निराश थी, क्योंकि उसे यहाँ कुछ नहीं मिला था। उसे उम्मीद थी कि यहाँ साधना के लिए कुछ संसाधन मिलेंगे, जिनकी हिम संप्रदाय को बहुत जरूरत थी। मैं बैठना और आराम करना चाहती हूँ। कंचन को बैठने के लिए एक पत्थर मिला। जैसे ही वो उस पर बैठी, पत्थर अचानक नीचे धंस गया। कंचन घबराकर तुरंत खड़ी हो गई। उसे लगा वो कोई राक्षस या जाल है। गड़गड़ गड़गड़। कंचन के पीछे की दीवार ऊपर उठ गई। आर्यन तुरंत उस दीवार की ओर बढ़ा जो अभी खुली थी। उसने अंदर झांका। वो कमरा बहुत विशाल और अंधेरा था। अंदर कोई रोशनी नहीं थी। चलो अंदर चलकर देखते हैं। आर्यन ने दोनों महिलाओं को आमंत्रित किया। मास्टर, क्या आपको यकीन है कि ये कोई जाल नहीं है? मालती बहुत सावधान दिख रही थी, क्योंकि वो पहले भी इस स्थिति में अपनी टीम से अलग हो चुकी थी। हमें कोशिश करनी होगी। इस जगह बार बार चक्कर लगाने से तो ये बेहतर ही है। आर्यन अब इस भूल भुलैया से तंग आ चुका था। हो सकता है कि ये कोई गुप्त कक्ष हो जहां खजाना रखा गया हो, कंचन ने सकारात्मक सोचते हुए कहा। अगर हमें जवाब चाहिए तो चलिए अंदर चलते हैं। आर्यन अंदर प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति था। अध्याय 208। पूरी शक्ति के साथ मरणोपरांत जीवित ड्रैगन के विरुद्ध। उस क्षण मरणोपरांत जीवित ड्रैगन के नीचे सैकड़ों बड़ी बर्फ की सिल्लियां प्रकट हुईं, जिनके किनारे नुकीली सुइयों की तरह थे। ये नुकीली बर्फ ड्रैगन के शरीर को घेरने लगी। ड्रैगन का पूरा शरीर सैकड़ों नुकीली बर्फ की परतों से ढक गया था। तड़क! जैसे ही मरणोपरांत जीवित ड्रैगन का शरीर थोड़ा हिला, मालती की बर्फ की तकनीक तुरंत टुकड़ों में बिखर गई। ये देखकर कि ये तकनीक काम नहीं कर रही है, मालती ने इस ड्रैगन को हराने के लिए एक और तकनीक का इस्तेमाल किया। बर्फ का स्तंभ। ड्रैगन के नीचे से एक बहुत बड़ा बर्फ का स्तंभ निकला और उसने ड्रैगन के शरीर को पूरी तरह जकड़ लिया। अब वो राक्षस मालती की तकनीक में कैद हो चुका था। ड्रैगन अब हिल नहीं रहा था। ये तो मेरी सोच से भी आसान था। ये देखकर कि ड्रैगन सील हो गया है, मालती वेदी की ओर बढ़ने के लिए मुड़ी। जैसे ही वो मुड़ी, ड्रैगन की आंखों ने मालती की ओर हरकत की। कड़क!
वो बर्फ का स्तंभ चकनाचूर हो गया। ड्रैगन ने मालती की ओर अत्यधिक गर्म आग की लपटें छोड़ी। मालती ने उस आग से बचने के लिए एक बर्फ की ढाल बनाई, लेकिन ड्रैगन की आग के स्पर्श मात्र से वो ढाल बिना किसी प्रतिरोध के तुरंत पिघल गई। मालती बहुत हैरान थी और पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसके पास समय नहीं था। आग की लपटें उसके शरीर के बहुत करीब पहुंच चुकी थीं। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। आग लगने से कुछ ही पल पहले मालती को महसूस हुआ कि उसे किसी ने गोद में उठा लिया है। वो आग आर्यन के शरीर से टकराई, लेकिन सौभाग्य से आग की लपटों का आर्यन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसे कोई चोट नहीं आई। जब मालती ने आंखें खोलीं तो उसने देखा कि मास्टर आर्यन ने उसे बचा लिया है। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये व्यक्ति अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाएगा। मूर्ख, मैंने तुमसे इस ड्रैगन से दूर रहने को कहा था। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो और बात क्यों नहीं मानती? आर्यन ने मालती को डांटा, क्योंकि वो अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली राक्षस से लड़कर लापरवाही कर रही थी। मालती ने कुछ नहीं कहा, बस अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। आर्यन मालती को कंचन के पास ले गया और कहा, तुम दोनों यहां रहो और करीब मत आना, इस राक्षस को मैं देख लूंगा। इस बार आर्यन ने सख्त आदेश दिया। कंचन, संप्रदाय प्रमुख, क्या आप जानती हैं कि मास्टर आर्यन किस स्तर पर हैं? मालती ने आर्यन की साधना के स्तर के बारे में पूछा। मुझे भी नहीं पता, बस इतना जानती हूं कि मास्टर आर्यन बहुत शक्तिशाली हैं। देखते हैं कि वे इस राक्षस से कैसे लड़ते हैं। कंचन खुद भी आर्यन के स्तर को लेकर अनिश्चित थी। उसके लिए आर्यन एक रहस्यमयी व्यक्ति था, और महिलाओं की ये आदत होती है कि जो चीज़ उन्हें दिलचस्प लगती है वे उसके रहस्यों की गहराई तक जाना चाहती हैं। आर्यन फिर से ड्रैगन के सामने पहुंचा। इस बार वो बहुत गंभीर था। उसने तुरंत अपनी अग्निनस फ्लेम वेन खोल दी, जिससे उसकी शक्ति अचानक बहुत बढ़ गई। आर्यन से निकलने वाली अग्नि की आभा इतनी तेज थी कि दूर खड़ी मालती और कंचन भी कांपने लगी। एक बहुत ही भयंकर आभा। मालती ने मास्टर आर्यन की शक्ति की सराहना की। आर्यन ने उस पर हमला करने के लिए 9 शैडो स्टेप का उपयोग किया। धमाक, धमाक, धमाक। उसने ड्रैगन के शरीर के हर हिस्से पर वार किया, लेकिन उसकी हड्डियां बहुत सख्त थीं और प्रहारों का कोई खास असर नहीं हो रहा था। आर्यन की गति इतनी तेज थी कि ड्रैगन केवल उसकी परछाइयों पर ही हमला कर पा रहा था। रॉर! ड्रैगन गुस्से में जोर से दहाड़ा, जिससे आर्यन के कानों में दर्द होने लगा। 1,00,000 अग्नि तलवारें। आर्यन ने अपनी तकनीक का इस्तेमाल किया और उसके चारों ओर 1,000 अग्नि की तलवारें प्रकट हो गईं। आगे बढ़ो, उसने उन तलवारों को ड्रैगन पर हमला करने का आदेश दिया। खचाक, खचाक, 1,000 तलवारें ड्रैगन के शरीर को काटने लगी। मालती ये देखकर दंग रह गई कि मास्टर आर्यन इतनी अधिक तलवारें बना सकते हैं। दूसरी ओर कंचन तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। 100 तलवारें देखकर ही वो हैरान थी और 1,000 ने तो उसे सुन्न कर दिया था। अचानक ड्रैगन ने आर्यन की अग्नि तलवारों को किसी स्वादिष्ट नाश्ते की तरह निगलना शुरू कर दिया। आग खाने के बाद वो मरणोपरांत जीवित ड्रैगन अपने मूल आकार से और भी बड़ा होने लगा। मास्टर, ये राक्षस अग्नि ड्रैगन देवताओं की नस्ल से लगता है। सामान्य आग की शक्ति इसे चोट नहीं पहुंचाएगी, बल्कि ये उसे सोखकर और भी शक्तिशाली बन जाएगा। अवनी ने आर्यन को चेतावनी दी। तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? आर्यन ने झुंझलाते हुए कहा। अगर उसे ये पहले पता होता तो वो आग का इस्तेमाल ही नहीं करता। अब वो ड्रैगन पहले से कहीं बड़ा और ताकतवर हो चुका था। ये राक्षस बड़ा कैसे हो गया? कंचन घबराते हुए पूछा। मालती ने तुरंत स्थिति का विश्लेषण किया। ऐसा लगता है कि ये मास्टर आर्यन की आग का उपयोग खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए कर रहा है। आर्यन ड्रैगन के ऊपर उड़ गया। अगर मेरी आग काम नहीं कर रही तो मैं उस तकनीक का उपयोग करूंगा। उसने विशेष मुद्राएं बनानी शुरू की और कमरे में काले बादल छाने लगे। इस अजीब घटना ने मालती और कंचन को चौंका दिया। एक बंद कमरे में काले बादल कैसे आ सकते थे? ये बादल बहुत घने थे। डेसोलेट पाम्स, दूसरी उंगली। उसने अपनी शक्तिशाली तकनीक का उपयोग किया। बादलों के पीछे से एक विशाल हथेली निकली जो ड्रैगन की ओर बढ़ रही थी। क्या ये तकनीक उस व्यक्ति की नहीं है? मालती को ये तकनीक अच्छी तरह याद थी। ये वही तकनीक थी जिसका उपयोग आर्यन ने उसकी डेस्टिनी आइस स्वॉर्ड को नष्ट करने के लिए किया था। क्या मास्टर आर्यन ही वास्तव में आर्यन है? मालती के मन में अब मास्टर आर्यन की असली पहचान को लेकर संदेह गहराने लगा था। अध्याय 209। यशिका बाहर आई। इस विचार मात्र से मालती का हृदय अशांत होने लगा। यदि ये वास्तव में आर्यन था तो वो उसका सामना कैसे करेगी? आर्यन की डेसोलेट पाम्स तकनीक मरणोपरांत जीवित ड्रैगन के शरीर की ओर बढ़ने लगी।
अत्यधिक दबाव के कारण ड्रैगन का शरीर नीचे दब गया और वो हिल भी नहीं सका। जब ये तकनीक प्रकट हुई तो मालती और कंचन दोनों को इससे बहुत ही खतरनाक खतरे का एहसास हुआ। वे और पीछे हट गईं और खुद को अनचाही संभावनाओं से बचाने के लिए एक बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया। डेसोलेट पाम्स तकनीक और करीब आई और उसने ड्रैगन पर प्रहार किया। धूम! एक बहुत ही भयानक विस्फोट हुआ। मालती और कंचन पहले से ही अपने बनाए सुरक्षा घेरे के अंदर थीं, लेकिन दुर्भाग्य से उनका घेरा इस तकनीक के प्रभाव को सहन करने में असमर्थ रहा और बहुत आसानी से बह गया। सुरक्षा घेरा नष्ट होने के बाद मालती और कंचन दूर जा गिरी। मालती को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी दूरी पर होने के बावजूद वे इतनी बुरी तरह प्रभावित हुए। भले ही आर्यन यहाँ के पत्थरों को नष्ट नहीं कर पाया, लेकिन उसने पूरे कमरे को थोड़ा हिला दिया था। जहाँ ड्रैगन खड़ा था वहाँ धूल का गुबार छा गया। क्या ये सफल रहा? इस समय आर्यन डेसोलेट काम्स की दूसरी उंगली वाली तकनीक का उपयोग करने के बाद अपनी आंतरिक ऊर्जा पूरी तरह खो चुका था। मालती और कंचन, जो अभी दूर गिरी थीं, पत्थर के फर्श से उठने लगीं। वे दोनों आर्यन द्वारा प्रदर्शित की गई शक्ति से बहुत हैरान थीं। ऐसा लग रहा था कि आर्यन की ताकत उनकी कल्पना से भी अधिक थी। इतनी महान शक्ति के साथ उस ड्रैगन को पराजित हो जाना चाहिए था। धूल धीरे धीरे हटने लगी। अब ये देखने का समय था कि उस मरणोपरांत जीवित ड्रैगन राक्षस का क्या हुआ। उड़ती धूल के बीच से खून जैसी लाल आंखें फिर से दिखाई दीं। रॉर! उस ड्रैगन के क्रोध की दहाड़ वापस आ गई थी। क्या? आर्यन को विश्वास नहीं हुआ कि अभी के हमले ने उस ड्रैगन को तुरंत नहीं मारा। ड्रैगन फर्श से वापस उठ खड़ा हुआ। उसकी रीढ़ की हड्डी के कुछ हिस्से टूट गए थे। हालांकि ये उसे तुरंत नहीं मार सका, लेकिन आर्यन की तकनीक उसे घायल करने में सफल रही थी। समस्या ये थी कि डेसोलेट पाम्स तकनीक का उपयोग करने में ऊर्जा की खपत बहुत अधिक थी। आर्यन इस तकनीक का उपयोग केवल एक बार कर सकता था। वो ड्रैगन बहुत तेजी से आर्यन का निशाना बना रहा था। वो आर्यन पर बहुत क्रोधित लग रहा था। रॉर! ड्रैगन ने अपने सिर का उपयोग करके आर्यन के शरीर पर प्रहार किया। धमाक! आर्यन इतनी शक्तिशाली शक्ति से टकराया कि वो बहुत दूर पीछे हट गया। आर्यन की ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी। वो अभी के हमले से बच नहीं सका। ड्रैगन फिर से बिजली की गति से आर्यन की ओर बढ़ा। ऐसा लग रहा था कि वो उसे नहीं छोड़ेगा। कंचन और मालती ने एक साथ ड्रैगन को आर्यन की ओर बढ़ने से रोकने की कोशिश की। दुर्भाग्य से उन दोनों महिलाओं की गति ड्रैगन के बराबर नहीं थी। वे दोनों उससे बहुत पीछे रह गई। जब ड्रैगन आर्यन से केवल कुछ ही मीटर दूर था, तभी आर्यन के सामने एक पीली रोशनी प्रकट हुई। आर्यन के ठीक सामने एक छोटा सा प्राणी दिखाई दिया। ये छोटा प्राणी निश्चित रूप से यशिका, नन्ही लोमड़ी थी। यशिका ने आर्यन से एक अनुबंध किया था। यदि आर्यन मर जाता तो निश्चित रूप से यशिका भी उसके साथ मर जाती। क्योंकि ऐसी खतरनाक स्थिति पैदा हो गई थी, इसलिए वो आर्यन की मदद के लिए बाहर आई थी। वो ड्रैगन यशिका के ठीक सामने रुक गया। उसने उसे शत्रुतापूर्ण नजरों से देखा। रॉर! उस ड्रैगन ने यशिका पर दहाड़ा। यशिका का मूल रूप से छोटा शरीर उस ड्रैगन के आकार के बराबर बड़ा होने लगा। मदद करने का इरादा रखने वाली मालती और कंचन तुरंत रुक गईं। उन दोनों ने देखा कि आर्यन के ठीक सामने एक और प्राणी प्रकट हुआ है। वे दोनों निश्चित रूप से जानती थीं कि ये प्राणी क्या है। ये एक प्रसिद्ध पौराणिक जादुई जानवर है, 9 पूंछ वाली लोमड़ी। उन दोनों को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की जगह पर उन्हें एक पौराणिक प्राणी देखने को मिलेगा। 9 पूंछ वाली लोमड़ी साधना की दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है। इस प्राणी के पास विशेष क्षमताएं होती हैं जिन्हें सीखना साधकों के लिए कठिन है। यशिका ने अपनी 9 पूंछों का उपयोग करके ड्रैगन पर हमला किया। इन 9 पूंछों को ड्रैगन के शरीर पर सीधे प्रहार करने के लिए जोर से हिलाया गया। धमाक! यशिका के पूंछ के वार ने ड्रैगन को पीछे हटने और फर्श पर गिरने पर मजबूर कर दिया। गिरा हुआ ड्रैगन फिर से उठने लगा। यशिका ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। उसने तुरंत ड्रैगन की गर्दन की हड्डी को बहुत जोर से काट लिया और उसकी गतिविधियों को रोकने के लिए अपनी पूंछ से उसके शरीर को जकड़ लिया। यशिका ने बहुत जोर से काटा। वो ड्रैगन की गर्दन की हड्डी को कुचलने की कोशिश कर रही थी। यशिका के नुकीले दांत और मजबूत जबड़े अभी भी उस ड्रैगन की गर्दन की हड्डियों को नष्ट करने में असमर्थ थे। ड्रैगन की हलचल को यशिका की पूंछ ने लॉक कर दिया था। ड्रैगन ने अपनी खाली पूंछ से यशिका पर हमला करने की कोशिश की। धमाक! यशिका पर सीधा प्रहार हुआ और वो हमले के प्रभाव के कारण पीछे हट गई। यशिका की वर्तमान शक्ति, जो ओवरलॉर्ड रेल्म के 9वें स्तर के लगभग बराबर थी, उसे अभी भी इस मरणोपरांत जीवित ड्रैगन राक्षस से लड़ने में काफी परेशानी हो रही थी। ये ड्रैगन ओवरलॉर्ड रेल्म के 10वें स्तर पर हो सकता था। यशिका का शरीर पीले रंग में चमकने लगा। उसके शरीर से एक अत्यंत पवित्र आभा निकलने लगी और पूरे कमरे में फैल गई। अब वो अपनी शक्ति को रोकते हुए नहीं लग रही थी। अचानक ये पवित्र आभा आर्यन के शरीर को घेरने लगी और उसे बहुत ही आरामदायक एहसास देने लगी। आर्यन के शरीर की ऊर्जा अचानक अविश्वसनीय गति से बहाल होने लगी। ये एक पौराणिक यिन यांग तकनीक थी जो केवल 9 पूंछ वाली लोमड़ी के पास होती है।
आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और अपनी शक्ति वापस पाने लगा। यशिका ने फिर से ड्रैगन पर हमला किया। धमाक धमाक धमाक। इस बार उसकी गति और हमला बहुत तेज और क्रूर था। वो ड्रैगन यशिका के हमलों के कारण पीछे हटता रहा। रॉर। ड्रैगन बहुत क्रोधित लग रहा था क्योंकि उसे यशिका द्वारा पीटा गया था। उसने अपने पंजों से पलटवार करना शुरू कर दिया। इन दो विशाल मशाकों के बीच की लड़ाई वास्तव में बहुत ही महान थी। उनके लड़ने से पूरा कमरा हिलने लगा। थोड़े ही समय में आर्यन की ऊर्जा लगभग 70% तक बहाल हो गई। यशिका की यिन यांग तकनीक ऊर्जा बहाल करने में बहुत अच्छी थी। आर्यन ने अपनी आंखें खोलीं और उस युद्ध को देखा जो यशिका लड़ रही थी। यशिका इस समय ड्रैगन के एक बहुत ही शक्तिशाली हमले से घिर गई थी। वो पीछे हटी। ये देखकर कि शारीरिक हमला काम नहीं कर रहा है, उसने अपना मुंह खोला और उसके मुंह के अंदर एक पीली रोशनी जमा होने लगी। आर्यन ने जब ये देखा तो वो समझ गया कि वो क्या कर रही है। ये वही सबसे शक्तिशाली तकनीक थी जिसका उपयोग यशिका ने उन 5 बूढ़े ताओवादी ओल्ड टाओइस्ट को हराने के लिए किया था। अध्याय 210 बरसेकर पिल उन्माद की गोली। यशिका ने वास्तव में इतनी छोटी सी जगह में सामूहिक विनाश की तकनीक का उपयोग कर दिया था। आर्यन तुरंत मालती और कंचन के बगल में गया। उसने अपनी पूरी ताकत से एक सुरक्षा घेरा बनाया ताकि वे यशिका के लेज़र हमले की चपेट में न आ जाएं। मरणोपरांत जीवित ड्रैगन भी हार नहीं मानना चाहता था। उसके मुंह से आग निकलने लगी। आग का ये विशाल गुबार यशिका की ओर बढ़ा। यशिका ने ड्रैगन की ओर अपना लेज़र छोड़ा और यशिका के लेज़र तथा ड्रैगन की आग के बीच भीषण टक्कर हुई। धूम 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 धूम। जब ये दो शक्तियां आपस में मिलीं तो बहुत ही शक्तिशाली विस्फोट हुए। सौभाग्य से आर्यन द्वारा बनाया गया सुरक्षा घेरा उस शक्तिशाली विस्फोट के प्रभाव को सहन करने में सक्षम था। आग की लपटें और लेज़र एक दूसरे की ताकतों से टकरा रहे थे। ड्रैगन ने अपनी आग की शक्ति और बढ़ा दी। यशिका का लेज़र उस आग के दबाव में दबने लगा। यशिका खुद भी हारना नहीं चाहती थी। उसने अपने लेज़र हमले में और अधिक ताकत झोंक दी। न तो यशिका और न ही ड्रैगन पीछे हटने को तैयार थे। अंततः यशिका ने अपनी सारी शक्ति लगा दी और ड्रैगन की आग की लपटें यशिका के लेज़र द्वारा पीछे धकेल दी गईं। धूम। एक बहुत ही जोरदार विस्फोट हुआ और यशिका का लेज़र ड्रैगन को सीधे हिट करने में सफल रहा। तड़क। आर्यन द्वारा बनाया गया सुरक्षा घेरा धीरे धीरे चटकने लगा। आर्यन ने इस घेरे को मजबूत करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। कुछ क्षणों बाद सब कुछ खत्म हो गया। वहां केवल विस्फोट का धुआं बचा था। आर्यन ने सुरक्षा घेरा हटा दिया। वो देखना चाहता था कि क्या यशिका का हमला ड्रैगन को नष्ट करने में सफल रहा। धुआं छटने के बाद आर्यन ने देखा कि ड्रैगन फर्श पर पड़ा था। उसकी कई हड्डियां बुरी तरह टूट गई थीं। यशिका का लेज़र हमला ड्रैगन को भारी नुकसान पहुंचाने में सफल रहा था। वो ड्रैगन थोड़ी कठिनाई के साथ फर्श से उठने लगा। रुर। ड्रैगन दहाड़ा। ड्रैगन के शरीर की हड्डियां लाल होने लगीं और हड्डियों के बीच से आग की लपटें निकलने लगीं जो उसके पूरे शरीर को घेरने लगीं। आग में लिपटने के बाद अब वो मरणोपरांत जीवित ड्रैगन वास्तव में एक अग्नि ड्रैगन की तरह दिख रहा था। रूप बदलने के बाद वो ड्रैगन पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया था। ये किस तरह का राक्षस है? ये अब तक नष्ट क्यों नहीं हुआ? कंचन को विश्वास नहीं हो रहा था कि 2 इतने शक्तिशाली हमले झेलने के बाद भी वो जीवित था। आर्यन ने अपने दांत पीस लिए। स्थिति फिर से प्रतिकूल हो गई थी। तकनीक का उपयोग करने के बाद यशिका के पास बहुत कम ऊर्जा बची थी। आर्यन को डर था कि यशिका उस ड्रैगन से दोबारा नहीं लड़ पाएगी जो अब अग्नि ड्रैगन बन चुका था। आर्यन बहुत गहराई से सोचने लगा कि इस राक्षस को कैसे हराया जाए। अंततः उसे ऐसी चीज याद आई जो इस स्थिति में उसकी मदद कर सकती थी। इस समय आर्यन के पास एक बरसेकर पिल थी। इस गोली के साथ आर्यन को ड्रैगन को हराने का पूरा विश्वास था। आर्यन ने परिद्वार के भंडारण कक्ष से वो गोली निकाली और तुरंत अपने पेट में उतार ली। गोली निगलने के बाद आर्यन के शरीर के अंदर से असाधारण शक्ति उमड़ने लगी। उसने पहले कभी अपने शरीर में इतनी महान शक्ति का प्रवाह महसूस नहीं किया था। अपनी ताकत में 25 गुना की वृद्धि को आर्यन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। धूम। आर्यन की आभा का विस्फोट हुआ जिससे पीछे खड़ी मालती और कंचन तुरंत पीछे हट गईं। आर्यन ने फिर से अपनी अग्नि नस खोल दी और अब उसकी शक्ति एक न रुकने वाले समुद्र की तरह थी। ओ बदसूरत ड्रैगन, अपनी हार स्वीकार करने के लिए तैयार हो जा। आर्यन ड्रैगन की ओर उड़ा।
धमाक 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 धमाक। आर्यन ने बार बार ड्रैगन के शरीर पर प्रहार किया। ड्रैगन अब आर्यन के लिए किसी खिलौने की तरह था, जिसे वो लातों और मुक्कों से पीट रहा था। वास्तव में क्या हुआ? मास्टर आर्यन की शक्ति इतनी अधिक कैसे बढ़ गई? आर्यन की शक्ति में हुई ये वृद्धि मालती की नज़रों से नहीं बची। मुझे नहीं पता, शायद उन्होंने किसी प्रतिबंधित तकनीक का उपयोग किया है। कंचन को भी नहीं पता था कि आर्यन को ये शक्ति कहाँ से मिल रही है। यशिका पीछे हटकर मालती और कंचन के पास आ गई। वो अब थक चुकी थी और उसमें लड़ने की शक्ति नहीं बची थी। हफ! आर्यन ने गहरी सांस ली। वो निश्चिंत था कि सब कुछ खत्म हो गया। उस समय आर्यन के पास कोई शक्ति नहीं बची थी। वो कमजोरी महसूस कर रहा था और उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी थी। हवा में उड़ता हुआ आर्यन अचानक नीचे गिरने लगा। सौभाग्य से यशिका ने तेजी दिखाई और उसे हवा में ही लपक लिया। यशिका ने आर्यन को पत्थर के फर्श पर लिटा दिया और फिर से अपने मूल छोटे और प्यारे रूप में आ गई। कंचन तुरंत आर्यन के पास ये देखने पहुंची कि वो कैसा है। आर्यन की स्थिति की जांच करने के बाद कंचन ने राहत की सांस ली। उसके शरीर में कुछ भी बुरा नहीं था। आर्यन युद्ध के बाद ऊर्जा समाप्त होने के कारण बेहोश हो गया था। अध्याय 211 देवताओं की विरासत। मालती आर्यन की ओर बढ़ी और उसके पास जाकर रुक गई। उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई थी कि वो खुद को रोक नहीं पाई। वो मास्टर आर्यन का असली चेहरा देखना चाहती थी। रुको, तुम क्या कर रही हो? कंचन ने मालती को रोकने की कोशिश की। अफसोस कि कंचन थोड़ी देर हो चुकी थी। मालती ने वो मुखौटा हटा दिया था जिसने आर्यन के चेहरे को ढक रखा था। जैसे ही मुखौटा उतरा, आर्यन का सुंदर चेहरा दिखाई दिया। ये चेहरा देखते ही मालती का हृदय अशांत हो गया। यदि ये आर्यन था, तो पिछली रात उसने जो कुछ भी अनुभव किया था वो वास्तविकता थी, सपना नहीं। मालती ने अपनी तलवार आर्यन की गर्दन पर तान दी। वो उस व्यक्ति से नफरत करती थी जिसने उसकी पवित्र संपत्ति को कलंकित किया था। ये देखकर कंचन ने तुरंत मालती का हाथ पकड़ लिया। रुको, रुको! उसने मालती को आर्यन के साथ कुछ भी खतरनाक करने से रोकने की कोशिश की। तुमने मुझे क्यों रोका? जल्दी मुझे छोड़ो! मालती का स्वर बहुत ठंडा था। कंचन ने पहली बार मालती का ऐसा लहजा सुना था। बेशक मुझे तुम्हें रोकना होगा। तुम उस व्यक्ति को कैसे मार सकती हो जिसने तुम्हारी जान बचाई है? कंचन ने मालती को समझाने की कोशिश की। आखिर आर्यन ने उन्हें कई बार बचाया था। यदि उसने उनकी रक्षा नहीं की होती तो वे निश्चित रूप से उस मरणोपरांत जीवित ड्रैगन के हाथों मर चुकी होती। मालती की बर्फ की तलवार इस समय आर्यन की गर्दन पर थी। बस एक बार और वो उसे मार सकती थी, लेकिन मालती के लिए ऐसा करना बहुत कठिन था। भले ही वो इस व्यक्ति से नफरत करती थी, लेकिन उसे मारने का विचार आते ही उसके दिल में दर्द होने लगा। मालती ने बार बार अपने मन में संकल्प को मजबूत किया, लेकिन वो फिर भी आर्यन को नहीं मार सकी। हार मानकर उसने अपनी तलवार आर्यन की गर्दन से हटा ली। जिस एकमात्र कारण से मैंने तुम्हें नहीं मारा वो ये था कि तुमने मुझे बचाया था। इतना कहकर मालती मुड़ी और आर्यन से दूर चली गई। उसके दिल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आर्यन की आंखों में देख सके। हर बार उसे देखते ही उसका मन विचलित हो जाता था। ये पहली बार था जब किसी पुरुष में उसे इस कदर उलझन में डाल गया था। कंचन को राहत मिली कि मालती ने आर्यन के साथ कुछ बुरा नहीं किया। यदि वो ऐसा करती तो कंचन के लिए उसे रोकना बहुत मुश्किल होता। उसे केवल 9 पूंछ वाली लोमड़ी ही रोक सकती थी। यशिका इस समय आर्यन के बगल में खड़ी थी। उसने शुरू से ही मालती को नहीं रोका था, क्योंकि उसे मालती से कोई जानलेवा इरादा महसूस नहीं हुआ था। कंचन ने आर्यन का सिर अपनी गोद में रख लिया ताकि उसे आराम मिले, और वो धैर्यपूर्वक उसके जागने का इंतजार करने लगी। 30 मिनट बाद आर्यन ने अपनी आंखें खोलीं। उसे अपने सिर के पीछे एक आरामदायक एहसास हुआ। जब उसने पूरी तरह आंखें खोलीं तो उसे अपने सामने 2 विशाल पर्वत शिखर दिखाई दिए। आर्यन स्वाभाविक रूप से जानता था कि ये किसके हैं। वो इस समय कंचन की गोद में था। आर्यन को जागा हुआ देखकर कंचन ने तुरंत पूछा, क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रहे हो? आर्यन तुरंत कंचन की गोद से उठा। उठते समय अनजाने में उसका सिर कंचन के उन 2 कोमल शिखरों से टकरा गया। इस वजह से कंचन के मुंह से हल्की कराह निकली। आर्यन अभी अभी जागा था, उसे एहसास नहीं हुआ कि उसका सिर कंचन के किसी कोमल वस्तु से टकराया है। हाँ, मैं ठीक हूं। आर्यन ने अपना माथा छुआ। जब उसने अपना चेहरा छुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसने जो मुखौटा पहना था वो गायब है। मेरा मुखौटा कहाँ है? आर्यन ने कंचन से पूछा। वो मालती ने उसे हटा दिया था। ये कहते हुए कंचन ने अपनी आवाज़ धीमी कर ली ताकि दूर खड़ी मालती सुन न ले। आर्यन ने दूर खड़ी मालती की ओर देखा। उसे केवल उसकी पीठ ही दिखाई दे रही थी। वास्तव में जब मैं बेहोश हुआ था तब क्या हुआ था?
कंचन ने वो सब बताया जो उसकी बेहोशी के दौरान हुआ था। तो ऐसा हुआ था। कहानी सुनने के बाद आर्यन को सब समझ आ गया। उसे इस बात का पछतावा नहीं था कि मालती उसे मारना चाहती थी। उसे खुशी थी कि उसने ऐसा नहीं किया। आर्यन उठकर मालती के पास गया। संप्रदाय प्रमुख मालती, लंबे समय बाद मिलना हुआ। आर्यन उसे देखकर थोड़ा मुस्कुराया। चूंकि उसकी पहचान उजागर हो चुकी थी, उसने कुछ भी छिपाना जरूरी नहीं समझा। मालती ने उसके अभिवादन का कोई उत्तर नहीं दिया और अपना चेहरा दूसरी दिशा में घुमा लिया, जैसे वो बात ही नहीं करना चाहती हो। उसे उदासीन देखकर आर्यन ने लंबी सांस ली। ऐसा लग रहा था कि परी मालती उससे बहुत नाराज है। चलो वेदी पर चलते हैं और देखते हैं कि वहां क्या है। आर्यन ने कंचन को आमंत्रित किया। आर्यन को वेदी की ओर जाते देख मालती भी उसके पीछे चल दी, लेकिन उसने जानबूझकर दूरी बनाए रखी। जब आर्यन वेदी के सामने पहुंचा तो उसने चारों ओर देखा। वो जानना चाहता था कि इन 3 विशाल मूर्तियों का क्या उपयोग है। तभी वो तीनों मूर्तियां चकाचौंध रोशनी से चमकने लगीं। तुम तीनों को बधाई, जो यहां तक पहुंचने के लिए हर बाधा को पार कर आए हो। उस रोशनी से एक प्राचीन आवाज आई। रोशनी इतनी तेज थी कि आर्यन देख नहीं पा रहा था कि कौन बात कर रहा है। जब रोशनी कम हुई तो उसने अपने सामने 3 विशाल प्राणियों को तैरते हुए देखा। ये 3 विशाल प्राणी थे, ड्रैगन, फीनिक्स और तितली। उन तीनों से एक बहुत ही शक्तिशाली आभा निकल रही थी। मास्टर, ये नीलम ड्रैगन देवता, हिम फीनिक्स और बैंगनी तितली हैं। अवनी ने बहुत खुश होते हुए आर्यन को बताया। ये सुनकर आर्यन काफी हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे देवलोक के विलुप्त हो चुके दिव्य प्राणी देखने को मिलेंगे। हालांकि उसने केवल किताबों से ही पढ़ा था, लेकिन उसका ज्ञान बुरा नहीं था। कहा जाता है कि नीलम ड्रैगन सभी ड्रैगन नस्लों में सबसे शक्तिशाली है। वहीं हिम फीनिक्स की जमने वाली शक्ति इतनी प्रबल है कि उसके द्वारा बनाई गई बर्फ अनंत काल तक रह सकती है। तीसरी बैंगनी तितली एक ऐसी दिव्य हस्ती है जो किसी देवता की आत्मा को नियंत्रित कर सकती है। तुम यहां पहुंच गए हो। तुम तीनों हमारी शक्ति के उत्तराधिकारी बनने के योग्य हो। क्या तुम हमारी विरासत चाहते हो? नीलम ड्रैगन ने आर्यन, कंचन और मालती से पूछा। बेशक, हम चाहते हैं, आर्यन ने उत्तर दिया। बहुत अच्छा, लेकिन विरासत देने से पहले क्या तुम हमारी शर्तों के लिए तैयार हो? नीलम ड्रैगन ने उनसे पूछा कि क्या वो उन शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं जो वो तीनों रखने वाले हैं। अध्याय 212। 1 ड्रैगन और 2 फीनिक्स। शर्तें? हमें कौन सी शर्तें पूरी करनी होंगी? आर्यन ने पूछा कि इन दिव्य प्राणियों से विरासत प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या करना होगा। शर्तें बहुत आसान हैं। हमारी विरासत 3 लोगों की एक जोड़ी के लिए बनी है। इसलिए यदि आप हमारी विरासत को अपनाना चाहते हैं तो आप हमेशा के लिए एक दूसरे से बंध जाएंगे। नीलम ड्रैगन ने उन शर्तों के बारे में बताया जिन्हें उन्हें पूरा करना था। क्या? इन तीनों लोगों में जो सबसे ज्यादा हैरान थी वो मालती थी। उसने सोचा भी नहीं था कि ये विरासत जोड़ों के लिए है। ड्रैगन पूर्वज, आपकी विरासत ऐसी कैसे हो सकती है? मालती ने नीलम ड्रैगन के सामने विरोध जताया। हमने जो विरासत छोड़ी है वो जोड़ों के लिए है। यदि आप इसे नहीं चाहती तो आप इसे अस्वीकार कर सकती हैं। हिम फीनिक्स ने मालती से बात की। देवता किसी ऐसे व्यक्ति को मजबूर नहीं करेंगे जो उनकी शक्ति को विरासत में नहीं लेना चाहता। आर्यन और कंचन को इस बात से वास्तव में कोई परेशानी नहीं थी। कंचन को आर्यन की साथी बनने में कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए उन्हें इस मामले में बिल्कुल कोई समस्या नहीं थी। हिम फीनिक्स की बातें सुनकर मालती और कुछ नहीं कह सकी। नीलम और फीनिक्स पूर्वजों, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्या मुझे आपसे विरासत मिल सकती है? आर्यन को इससे कोई समस्या नहीं थी। ये शक्ति आर्यन के लिए बहुत मायने रखती थी। मरणोपरांत जीवित ड्रैगन के साथ लड़ते समय आर्यन समझ गया था कि इस दुनिया में बहुत सारे शक्तिशाली लोग हैं। यदि वो तुरंत शक्तिशाली नहीं बना तो वो अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति, अपनी स्त्रियों की रक्षा नहीं कर पाएगा। बेशक तुम्हें मिल सकती है, लेकिन तुम्हें अपने साथ वाली इन 2 महिलाओं को मनाना होगा। नीलम ड्रैगन ने कहा कि आर्यन को ये विरासत तभी मिल सकती है जब वो मालती को मनाने में सफल हो जाए। परी कंचन, क्या तुम मेरे साथ इस शक्ति को विरासत में लेना चाहती हो? आर्यन ने कंचन से पूछा। ये सुनकर कंचन का चेहरा लाल होने लगा। उसके लिए ये किसी प्रस्ताव जैसा था जो पहले कभी किसी ने नहीं दिया था। कंचन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस आर्यन के प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए सिर हिला दिया। कंचन को सहमत होते देख आर्यन खुश था। अब केवल मालती को मनाना बाकी था। परी मालती, क्या तुम? नहीं। इससे पहले कि आर्यन अपनी बात पूरी कर पाता, मालती ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। मालती हिम संप्रदाय की महिला थी। वो किसी पुरुष को अपना शरीर कलंकित नहीं होने देना चाहती थी। नीलम पूर्वज, ऐसा लगता है कि हम दोनों ही आपकी विरासत चाहते हैं। क्योंकि मालती इसे नहीं चाहती थी, इसलिए केवल वो और कंचन ही इस विरासत के इच्छुक थे। मैंने तुमसे कहा था कि ये विरासत 3 लोगों के लिए है।
तुम्हारे पास अभी भी एक व्यक्ति की कमी है, इसलिए हम तुम्हें ये विरासत नहीं दे सकते। नीलम ड्रैगन ने स्पष्ट कर दिया कि लोगों की कमी होने पर यह विरासत नहीं दी जा सकती। मालती, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम देवताओं की शक्ति को विरासत में नहीं लेना चाहती? ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। मुझे आशा है कि तुम इस सुनहरे अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दोगी। बैंगनी तितली ने मालती से बात की। बैंगनी तितली ने मालती की आत्मा में झांक लिया था, इसलिए वो उसका नाम आसानी से जान गई थी। मालती इस समय असमंजस में थी कि उसे इस विरासत को स्वीकार करना चाहिए या नहीं। किसी दिव्य प्राणी की शक्ति को विरासत में पाना वास्तव में एक बहुत ही लुभावना प्रस्ताव था। आर्यन वेदी से नीचे उतरने लगा। जब वो जाने लगा तो कंचन ने उसे पुकारा, आर्यन, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं घर जाना चाहता हूं। ऐसी चीज को देखने का कोई मतलब नहीं है जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। यहां रुकने और ऐसी विरासत को देखने का कोई तुक नहीं था। रुको, मालती ने आर्यन को रोका। परी मालती, क्या बात है? आर्यन ने पूछा। चलो इस विरासत को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं। मालती ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। वो देवताओं की विरासत को स्वीकार करने की कोशिश करना चाहती थी। शायद वो आर्यन की साथी बने बिना ही इस विरासत को पा सके। आर्यन तुरंत वेदी की ओर वापस मुड़ा। वो कंचन और मालती के बीच में खड़ा हो गया। बहुत अच्छा, तुम सब अपने आप को हमारी विरासत प्राप्त करने के लिए तैयार करो। नीलम ड्रैगन, हिम फीनिक्स और बैंगनी तितली ने प्रत्येक ने आर्यन, मालती और कंचन को अपने रक्त की 3 बूंदें दी। रक्त की ये 3 बूंदें उनके शरीरों में प्रविष्ट होने लगी। रक्त तीनों के शरीरों में संचारित होने लगा। आर्यन, मालती और कंचन पालथी मारकर बैठ गए। उन्होंने दिव्य प्राणियों से प्राप्त रक्त को खुद में समाहित करने का प्रयास किया। आर्यन के पास पहले से ही ऋषि देव का रक्त था। अजीब बात यह थी कि जब नीलम ड्रैगन का रक्त आर्यन के शरीर में प्रविष्ट हुआ तो ऋषि देव के रक्त ने उसका विरोध नहीं किया। ऋषि देव और नीलम ड्रैगन का रक्त पूरी तरह से एक दूसरे में मिल गया। मालती और कंचन ने भी हिम फीनिक्स और बैंगनी तितली के रक्त को खुद में समाहित करने का काम पूरा कर लिया था। अब हम अपनी आत्माएं और साधना तकनीकें तुम्हें देंगे। नीलम ड्रैगन, हिम फीनिक्स और बैंगनी तितली अपनी आत्माएं आर्यन और दोनों महिलाओं को देना चाहते थे। नीलम ड्रैगन की आत्मा आर्यन के दांतियान में प्रविष्ट हुई और उसकी की के सागर में विराजमान हो गई। हिम फीनिक्स की आत्मा मालती के दांतियान में गई, जबकि बैंगनी तितली की आत्मा कंचन के दांतियान में प्रविष्ट हुई। आत्माएं देने के बाद आर्यन के दिमाग में एक जानकारी आई। वो नीलम ड्रैगन द्वारा चर्चा की गई द्वैध साधना तकनीक थी। इस तकनीक का नाम था एक ड्रैगन और 2 फीनिक्स। इस तकनीक को साधने के लिए नीलम ड्रैगन, हिम फीनिक्स और बैंगनी तितली की आत्माओं की आवश्यकता होती है। द्वैध साधना तकनीक होने के साथ साथ इसका उपयोग आक्रमण करने के लिए भी किया जा सकता है। इसका तरीका तीनों दिव्य आत्माओं को एकीकृत करना है। जब इन दिव्य आत्माओं को एक साथ लाया जाता है तो ये एक असाधारण शक्ति पैदा करती है। नीलम ड्रैगन की आत्मा प्राप्त करने के बाद आर्यन को महसूस हुआ कि उसका शरीर बहुत गर्म और असहज है। आर्यन के निचले हिस्से में आग उमड़ने लगी। मालती और कंचन को भी वैसा ही महसूस हुआ। अंतर बस इतना था कि उनका शरीर बर्फ की तरह बहुत ठंडा लग रहा था। साधना में बर्फ की तकनीक का उपयोग करने वाली मालती भी अपने शरीर की उस ठंडक को सहन नहीं कर पा रही थी। उसे इस ठंडक को पिघलाने के लिए गर्माहट की जरूरत थी। अब से सब कुछ मैं तुम पर छोड़ता हूं। आशा है कि तुम तीनों इसका आनंद लोगे। नीलम ड्रैगन, हिम फीनिक्स और बैंगनी तितली आर्यन के सामने से गायब हो गए। अब वहां केवल आर्यन, मालती और कंचन ही रह गए थे। आर्यन ने अपने शरीर की उस आग को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो जलन बहुत असहज थी। उसे अपने शरीर की गर्मी को ठंडा करने के लिए किसी ठंडी चीज की जरूरत थी। अनजाने में आर्यन ने मालती की ओर हाथ बढ़ाया, जो उसके सबसे नजदीक थी। आर्यन, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी मुझे छोड़ो, मैं बहुत असहज महसूस कर रही हूं। मालती को आर्यन के हाथ से गर्मी महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसका शरीर इस गर्मी से पिघल रहा हो। हालांकि ये एहसास बहुत सुखद था, लेकिन मालती आर्यन को अपना शरीर छूने नहीं देना चाहती थी। आर्यन ये देखकर बहुत खुश नहीं था कि मालती उसे नकार रही है। इस समय वो बहुत गर्म महसूस कर रहा था और उसे अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए कोई जगह ढूंढनी थी। तभी पीछे से एक हाथ ने आर्यन की गर्दन को थाम लिया। आर्यन, मैं बहुत असहज हूं, कृपया मेरी मदद करो। कंचन अपने शरीर की ठंडक से परेशान थी। उसे अपने शरीर की उस ठंडक को पिघलाने के लिए आर्यन की जरूरत थी। आर्यन ने तुरंत कंचन को गले लगा लिया और वे फर्श पर लुढ़क गए। अध्याय 213 कंचन की सेवा का आनंद ले। आर्यन अब और सहन नहीं कर सका। उसने तुरंत कंचन को बहुत लालसा के साथ चूमना शुरू कर दिया। कंचन ने भी आर्यन के चुंबन का स्वागत किया। कंचन की जीभ बहुत चतुराई से आर्यन की जीभ को उलझाने लगी। ये स्त्री जानती थी कि आर्यन को कैसे खुश करना है। दूसरी ओर मालती ने देखा कि कैसे ये 2 निर्लज्ज लोग जुनून के साथ एक दूसरे को चूम रहे थे।
आर्यन और कंचन को ऐसा करते देख मालती का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मालती इस समय अपने शरीर में एक बहुत ही असहज और ठंडी भावना को सहने की पूरी कोशिश कर रही थी। एक जोशीले चुंबन के बाद आर्यन ने कंचन की पोशाक की बेल्ट खोलना शुरू कर दिया। कंचन ने प्राचीन कपड़े पहने थे, इसलिए आर्यन को उसके कपड़ों की कई परतें उतारनी पड़ी। जब सारे कपड़े उतर गए तो कंचन का सुविकसित शरीर आर्यन के सामने था। कंचन का शरीर बहुत ही उत्तम दिख रहा था। उसके 2 विशाल पर्वत अभी भी सुडौल और कड़े थे। कमर ऐसी थी जिसे थामना सुखद हो, और साथ ही बहुत ही कामुक नितंब थे। कंचन का पूरा शरीर उसे देखने वाले हर पुरुष को आकर्षित कर रहा था। कंचन ने आर्यन के लिए एक बहुत ही मोहक मुद्रा बनाई। उसने एक उंगली उठाई और आर्यन को अपनी ओर बुलाया। ये स्त्री वास्तव में एक कामुक अप्सरा का पुनर्जन्म थी, जिसका हर कदम पुरुषों को उत्तेजित कर सकता था। आर्यन, जो पहले से ही बहुत असहज महसूस कर रहा था, तुरंत कंचन के मोहक शरीर पर झपट पड़ा। उसने कंचन के सुंदर शरीर को ऐसे सहलाया जैसे उसे दुनिया का अपना पसंदीदा भोजन मिल गया हो। आह आह आह, ये बहुत अच्छा है। आर्यन के हर स्पर्श ने कंचन को ऐसा महसूस कराया जैसे वो स्वर्ग में हो। कंचन के लिए आर्यन का कौशल दुनिया में सबसे शक्तिशाली था। आर्यन ने कंचन के 2 कोमल पर्वतों को दबाना शुरू किया। उनकी बनावट बहुत नर्म थी। आर्यन को लगा कि ये उसके द्वारा छुई गई अब तक की सबसे कोमल चीज थी। कंचन के पर्वतों का आकार इतना बड़ा था कि आर्यन के हाथ उन्हें पूरी तरह थामने में असमर्थ थे। आह आह, आर्यन, इसे दबाते समय बहुत जोर मत लगाओ। कंचन अब आर्यन के हाथों से मिलने वाले सुख को और नहीं रोक पा रही थी। आर्यन ने अपना चेहरा इस कोमल वस्तु में छिपा लिया। उसे रुई के फाहे में सिर डालने से भी ज्यादा आराम महसूस हुआ। कंचन के शरीर की महक किसी फूल की तरह बहुत सुगंधित थी, जिसने आर्यन को उसका आदी बना दिया। आर्यन ने न केवल अपना चेहरा वहां छिपाया, बल्कि वो कंचन की गुलाबी चेरी को चूसने और काटने लगा। शरारती बच्चे, तुम मेरे इसे कैसे चूस सकते हो? कंचन ने तुरंत आर्यन का सिर पकड़ लिया। उसे ऐसा लगा जैसे वो अपने पसंदीदा बच्चे को गले लगा रही हो। मालती इस समय खुद को शांत करने के लिए अपनी आंखें बंद कर रही थी, लेकिन कंचन की आंखों ने उसकी एकाग्रता भंग कर दी। मालती को लगा कि उसे आर्यन से गर्माहट की जरूरत है, लेकिन उसने इस विचार को ठुकरा दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे इस सब से गुजरना ही होगा। कंचन केवल आर्यन की सेवा का आनंद लेकर चुप नहीं रहना चाहती थी, उसे भी बारी बारी से आर्यन की सेवा करनी थी। कंचन का हाथ आर्यन के निचले हिस्से की ओर बढ़ा और उसने तुरंत आर्यन की विशाल वस्तु को पकड़ लिया। जब कंचन ने इस विशाल वस्तु को पकड़ा तो वो बहुत हैरान रह गई। उसके हाथ में जो चीज थी वो बहुत बड़ी थी। कंचन को कभी नहीं पता था कि एक पुरुष के पास इस आकार की वस्तु हो सकती है। कंचन आर्यन से थोड़ा अलग हुई। वो उसके कान के पास झुकी और फुसफुसाई, आर्यन, लेट जाओ, मुझे तुम्हारी अच्छी सेवा करने दो। कंचन ने आर्यन को फर्श पर लेटने के लिए कहा। आर्यन ने वही किया जो कंचन ने कहा था। वो जानना चाहता था कि ये कामुक स्त्री क्या करेगी। ये पहली बार था जब आर्यन एक अनुभवी महिला के साथ द्वैध साधना कर रहा था। वो कंचन के पास मौजूद तकनीकों को महसूस करना चाहता था। कंचन आर्यन के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने आर्यन के कपड़े और पतलून खोलना शुरू किया। जब पतलून खुली तो एक विशाल वस्तु उछलकर कंचन के चेहरे से टकराई। हाँ, कंचन ये देखकर दंग रह गई कि आर्यन की वस्तु बहुत बड़ी, बहुत लंबी और व्यास में बहुत विशाल थी। आर्यन को बहुत गर्व महसूस हुआ कि कंचन उसकी वस्तु की प्रशंसा कर रही थी। ये निश्चित रूप से इस दुनिया की सभी महिलाओं के लिए एक सपना रही होगी। कंचन ने आर्यन के बड़े मांस के टुकड़े को छूना शुरू किया। कंचन का एक हाथ इस विशाल वस्तु को थामने में असमर्थ था। उसे इसे पकड़ने के लिए अपने दोनों हाथों की आवश्यकता थी। कंचन ने अपनी जीभ बाहर निकाली और आर्यन के विशाल वस्तु के ऊपरी हिस्से को चाटना शुरू कर दिया। उसकी जीभ बहुत कुशलता से आर्यन पर नाचने लगी। ओह! आर्यन ने कंचन की जीभ से मिलने वाले सुख को रोकने की कोशिश की। कंचन की जीभ की क्षमता बहुत शक्तिशाली थी, जो एक कुंवारी स्त्री के कौशल से बहुत अलग थी। कंचन को यह बड़ी वस्तु वास्तव में पसंद आई। इसे चाटने का स्वाद बहुत अच्छा था। वो अब और सहन नहीं कर सकी और उसने आर्यन की वस्तु को अपने मुंह में ले लिया।
आर्यन को अपनी वस्तु एक बहुत ही गर्म, आरामदायक और बहुत संकरी जगह में प्रवेश करती महसूस हुई। जब उसने नीचे देखा तो उसने देखा कि उसकी लगभग पूरी विशाल वस्तु को कंचन ने निगल लिया था। कंचन इतनी कुशल थी कि वो आर्यन की पूरी वस्तु को अपने गले तक ले गई। कंचन को खुद अपना गला भरा हुआ महसूस हुआ। ये उसके लिए बहुत कड़ा और आरामदायक था। वो आर्यन की सेवा के लिए आगे पीछे होने लगी। उसकी जीभ चारों ओर घूमती हुई सेवा कर रही थी और उसके दांत हल्का सा घर्षण पैदा कर रहे थे। जब कंचन के दांतों का स्पर्श हुआ तो आर्यन को कोई तकलीफ नहीं हुई, बल्कि उसे एक अतुलनीय सुख का अनुभव हुआ। एहे, आर्यन दहाड़ा। कंचन की तकनीक वास्तव में बहुत महान थी। लगभग 10 मिनट तक कंचन ने अपने मुंह से आर्यन की सेवा की। आर्यन बहुत शक्तिशाली था जो उसकी तकनीकों का सामना कर पा रहा था। पति, क्या मेरी तकनीक में जंग लग गया है? मैं तुम्हें चरम तक भी नहीं पहुंचा पा रही हूं। कंचन ने लंबे समय से संबंध नहीं बनाए थे। संप्रदाय प्रधान बनने के बाद उसने इन चीजों को छोड़ दिया था। तुम्हारी तकनीक अद्भुत है, मुझे और आराम दो। आर्यन ने कंचन के बालों को पीछे किया। अब कंचन का मोहक चेहरा उसके सामने था। स्लर्प, स्लर्प। इस बार कंचन के मुंह का खिंचाव पहले से भी अधिक शक्तिशाली था। आर्यन को उससे अतुलनीय सुख महसूस हो रहा था। मालती सामने से आती उन निर्लज्ज आवाजों को सुनती रही। उसने थोड़ा सा झांका और देखना चाहती थी कि आर्यन और कंचन क्या कर रहे थे। जब मालती ने अपनी आंखें खोलीं तो वो सामने के दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गई। मालती देख रही थी कि आर्यन फर्श पर लेटा हुआ था और कंचन नीचे झुककर उस विशाल और डरावनी वस्तु की सेवा कर रही थी। मालती को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक पुरुष की वस्तु इतनी बड़ी हो सकती है। इस आकार की वस्तु एक महिला के शरीर में कैसे प्रवेश कर सकती है? क्या ये विशाल वस्तु उस छोटी सी गुफा को तुरंत नष्ट नहीं कर देगी जो हर उस महिला की है जिसमें आर्यन प्रवेश करेगा? अध्याय 214 दो परियों का प्रलोभन। अब तक आर्यन बाहर नहीं आया था। आर्यन की विशाल वस्तु ने कंचन के जबड़े को पूरी तरह सुन्न कर दिया था। कंचन ने आर्यन को उत्तेजित करने के लिए एक अन्य तरीका अपनाया। उसने अपने हाथ से आर्यन के दोनों अंडकोशों को पकड़ लिया। कंचन ने उन दोनों गेंदों को बहुत धीरे से छूना शुरू किया। कंचन की उंगलियों के स्पर्श ने आर्यन के लिए खड़े रह पाना मुश्किल कर दिया। दूसरी ओर मालती अब और मजबूत नहीं थी। उसे लगा कि वो इस ठंड के एहसास से मर जाएगी। बिना ज्यादा कुछ कहे मालती आर्यन के पास चली गई। मालती करीब आई और अचानक फर्श पर लेटे आर्यन का चेहरा थाम लिया। ये देख आर्यन तुरंत उठ बैठा। उसने मालती के शरीर को गले लगा लिया। आर्यन ने मालती का घूंघट हटा दिया और मालती का सुंदर चेहरा उसके सामने था। मालती का चेहरा पूर्ण था, जैसे आकाश से उतरी कोई शुद्ध परी हो। जब आर्यन ने घूंघट हटाया तो मालती ने कोई विरोध नहीं किया। इस समय वो आर्यन के शरीर की गर्माहट के लिए बेताब थी। आर्यन ने मालती के होठों को चूमना शुरू कर दिया। उसने मालती के चेरी जैसे होठों को लालच से चूमा। ये पहली बार था जब मालती को किसी पुरुष ने चूमा था। यह एहसास उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। आर्यन के चुंबन का वो वास्तव में आनंद ले रही थी। आर्यन ने मालती की जीभ को फंसाने के लिए अपनी जीभ अंदर डाली। मालती ने अनजाने में अपने मुंह में प्रवेश करने वाली चीज को काट लिया। काटो मत, आर्यन ने मालती को अपनी जीभ ना काटने के लिए कहा। यह सुनकर मालती ने तुरंत अपने दांत ढीले कर दिए। अब आर्यन ने मालती की जीभ को बहुत स्वतंत्रता से जकड़ लिया। मालती को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो केवल आर्यन द्वारा किए गए आक्रमण को निष्क्रिय रूप से स्वीकार कर रही थी। स्लर्प, स्लर्प। नीचे की ओर कंचन ने जोर शोर से आर्यन की वस्तु को चूसना शुरू किया। मालती और आर्यन को ऊपर मजा करते देख कंचन हारना नहीं चाहती थी। वो आर्यन की सेवा के लिए बहुत उत्सुक थी। उसे अपने थके हुए जबड़ों की परवाह नहीं थी। वो बस आर्यन को खुश करना चाहती थी। एक अच्छी स्त्री वही है जो अपने पुरुष को सुखी कर सके। कंचन के मुंह के कौशल ने आर्यन को स्वर्ग जैसा महसूस कराया। जल्द ही आर्यन कंचन के संकरे मुंह के अंदर चरम पर पहुंचने वाला था। आर्यन को सुख से कराहते देख कंचन और भी उत्तेजित हो गई। उसने अपने हर तरीके का इस्तेमाल किया आर्यन को मुक्त करने के लिए। कंचन की सेवा को सहते हुए आर्यन का हाथ मालती की सफ़ेद फीनिक्स पोशाक उतारना शुरू कर दिया। वो मालती का सुंदर शरीर देखना चाहता था। मालती आर्यन के चुंबन से अलग हुई और खुद के कपड़े उतारने में उसकी मदद की। कपड़े हटने के बाद मालती का सुंदर शरीर आर्यन के सामने प्रदर्शित था। आर्यन परी मालती को देर तक देखने के लिए बहुत उत्सुक था। ये शरीर बहुत सुंदर और पूर्ण था। सब कुछ बिल्कुल सटीक था
और इसमें जरा सी भी कमी नहीं थी। आर्यन ने मालती के सुंदर शरीर को सहलाया। उसने उसके 2 बड़े खरगोशों के साथ खेला, जो बहुत सुखद था। वे बहुत रसीले और कड़े थे। इसे दबाओ मत। जब आर्यन ने उसके उन 2 अंगों को दबाया तो मालती ने मना कर दिया। आर्यन ने फिर से मालती के होठों को चूम लिया। उसने उसके इनकार को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। इस समय वो मालती के परी जैसे शरीर के हर इंच का आनंद लेना चाहता था। इसे रोको, मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ बाहर आ रहा है। आह! मालती स्त्री पुरुष के मामलों में बहुत कमजोर थी। आर्यन के स्पर्श मात्र से वो चरम पर पहुंच गई। आर्यन ने मालती के बहुत ही कोमल होठों को चूमा। ऊपरी और निचले उत्तेजना ने आर्यन को बहुत उत्तेजित कर दिया। उसे लगा कि वो जल्द ही सुख के शिखर पर पहुंचने वाला है। आर्यन की विशाल वस्तु को फड़कते हुए महसूस कर कंचन जान गई कि वो जल्द ही मुक्त होने वाला है। उसने अपनी गति तेज कर दी। मैं आ रहा हूं। आर्यन ने अपना एक हाथ मालती से हटा लिया और सफेद मैग्मा निकालते समय कंचन का सिर पकड़ लिया। बर्र बर्र, आर्यन मुक्त हो गया। ग्लुप ग्लुप, कंचन पीछे नहीं हट सकती थी। वो केवल आर्यन द्वारा जारी की गई पूरी यांग की पी सकती थी। आर्यन का सारा सफेद मैग्मा कंचन ने निगल लिया। उसे महसूस हुआ कि आर्यन की ऊर्जा बहुत समृद्ध और शुद्ध थी। स्वाद भी असाधारण था। ये उसके द्वारा चखा गया सबसे स्वादिष्ट भोजन था। काम पूरा होने के बाद कंचन ने मुंह से आर्यन की वस्तु को साफ करने में मदद की। स्लप, उसने बची हुई ऊर्जा को भी सोख लिया। पति, भोजन के लिए धन्यवाद। कंचन ने अब तक के सबसे स्वादिष्ट भोजन के लिए आभार प्रकट किया। ये सुनकर आर्यन फिर से उत्तेजित हो गया और उसकी वस्तु फिर से उभर आई। बाप रे, ये अभी भी बहुत मजबूत है। कंचन ने देखा कि उसके हाथ में मौजूद चीज फिर से सख्त हो गई है। कंचन ने इस चीज को अपने नाजुक अंगों पर रगड़ा। उसे ये बड़ी चीज वास्तव में पसंद आई थी। आर्यन इस मोहक परी के प्रलोभन को और सहन नहीं कर सका। उसने मालती को नीचे लिटाया और कंचन को पलटने के लिए गया। इस समय कंचन जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। पीछे से आर्यन ने उसकी कमर पकड़ ली। मोहक परी, मेरी ताकत महसूस करने के लिए तैयार हो जाओ। आर्यन ने अपनी वस्तु को कंचन की शहद की गुफा की ओर निर्देशित किया, जो बहते पानी की तरह पहले से ही बहुत गीली थी। पति, यहां आओ, मुझे इसे अंदर डालने में तुम्हारी मदद करने दो। कंचन ने एक हाथ से उसे पकड़ा और प्रवेश द्वार की ओर मार्गदर्शन किया। सही स्थिति महसूस होने के बाद आर्यन ने सीधे कंचन की गुफा में बहुत जोर से प्रहार किया। जैसे ही आर्यन की वस्तु ने फूलों के केंद्र को छुआ, कंचन तुरंत चरम पर पहुंच गई। आर्यन के प्रवेश करते ही कंचन का शरीर जैसे फटने को हो गया। उसे सब कुछ बहुत भरा भरा महसूस हुआ। कंचन को अपने आकार की आदत होने का इंतजार किए बिना ही आर्यन ने पिस्टन की तरह गति करना शुरू कर दिया। आह आह आह, कंचन उस सुख का विरोध नहीं कर सकती थी। उसके शरीर को एक महान एहसास हुआ। भला ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो ये स्वाद चखने के बाद आर्यन को छोड़ना चाहेगी। पति, और जोर से, मुझे पूरी तरह अपना बना लो। कंचन आर्यन को उत्तेजित करने के लिए चिल्लाने लगी। आर्यन को खुद महसूस हुआ कि कंचन की गुफा अभी भी एक कुंवारी की तरह बहुत टाइट थी, जो उसे गहराई तक सोख रही थी। कंचन, जो पहले प्रलोभन दे रही थी, इस बार आर्यन के सामने असहाय हो गई और कई बार चरम पर पहुंची। आह, मैं मुक्त होने वाली हूं। और तेज। कंचन फिर से मुक्त हुई और अचानक बेहोश हो गई। अब कंचन का शरीर और मन पूरी तरह से आर्यन द्वारा जीत लिया गया था। कंचन को और सक्षम ना पाकर आर्यन ने मालती की ओर जाने का फैसला किया। उसने तुरंत मालती के नग्न शरीर को कामुकता से गले लगा लिया। अध्याय 215, मालती पर विजय। इस समय मालती साफ तौर पर सोच नहीं पा रही थी। वो पहले से ही बहुत कामुक महसूस कर रही थी, क्योंकि उसने अपने शरीर की ठंड को बहुत देर तक रोक रखा था। आर्यन ने मालती के शरीर के सभी हिस्सों को सहलाना और चाटना शुरू कर दिया। मालती का शरीर छूने में बहुत ठंडा महसूस हो रहा था। शायद ये उस तकनीक का प्रभाव था जिसका वो अभ्यास कर रही थी। जब आर्यन ने उसे छुआ तो मालती का शरीर बहुत सुखद महसूस करने लगा। ये एहसास बहुत आरामदायक था। वो इस एहसास की आदी होने लगी थी। परी मालती, क्या तुम इससे भी बेहतर एहसास महसूस करना चाहती हो? आर्यन ने मालती को छेड़ा। इस आमतौर पर ठंडी रहने वाली महिला को छेड़ने का एहसास बहुत सुखद था। मालती ने आर्यन की ओर सिर हिलाया। इस समय वो बस और अधिक आनंद चाहती थी। उसका सारा ठंडा गर्व खत्म हो चुका था। मालती से मंजूरी मिलने के बाद आर्यन और भी साहसी हो गया। उसने मालती को नीचे लेटा दिया। आर्यन ने मालती के पैरों को एम अक्षर के आकार में फैलाया, जिससे मालती का गुप्त क्षेत्र आर्यन के सामने पूरी तरह उजागर हो गया। मालती की शहद की गुफा का मुंह पहले से ही रस से गीला था।
ये बहुत मासल और गुलाबी रंग का था। मालती की शहद की गुफा के चारों ओर थोड़े बाल उगे हुए थे। ये बहुत सुंदर था। आर्यन ने सुंदर कलाकृति की सराहना की। आर्यन अपना चेहरा मालती की शहद की गुफा के करीब लाने लगा। ये देखकर कि आर्यन क्या कर रहा है, मालती ने, जो अभी भी थोड़ी होश में थी, तुरंत अपने पैर बंद करने की कोशिश की। वो बहुत शर्मिंदा थी जब उसके निजी अंगों को आर्यन द्वारा देखा गया। आर्यन की गर्दन इस समय मालती के दोनों पैरों के बीच दबी हुई थी। आर्यन को महसूस हुआ कि मालती बहुत परेशानी पैदा कर रही है। उसे मालती के पैरों को खोलने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। पैर दोबारा खुलने के बाद आर्यन ने तुरंत अपनी जीभ से मालती की शहद की गुफा को चाटा। जब आर्यन ने ऐसा किया तो मालती ने तुरंत लड़ने की ताकत खो दी। जब आर्यन ने उसके निजी अंगों को चाटा तो मालती के पैर बहुत कोमल महसूस होने लगे। मालती द्वारा जारी किया गया रस बहुत स्वादिष्ट था। ये यन की से भी बहुत समृद्ध था। आर्यन ने जुनून के साथ मालती की शहद की गुफा के मुंह को चाटा। आर्यन ने अपनी जीभ मालती की शहद की गुफा के अंदर डालना शुरू किया। जब उसने ऐसा किया तो मालती का शरीर कांप उठा। आह, आर्यन, इसे रोको, अपनी जीभ अंदर मत डालो। जैसे ही आर्यन की जीभ उसकी शहद की गुफा में दाखिल हुई, मालती ने विरोध किया। उसने आर्यन के सिर को खुद से दूर धकेलने की कोशिश की। आर्यन जुनून के साथ मालती की शहद की गुफा को चूसता रहा। आह! मालती आखिरकार अपने चरम पर पहुंच गई। उसका शरीर हिंसक रूप से हिलने लगा। 2 बार चरम पर पहुंचने के बाद मालती की चेतना वापस आने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो आर्यन के साथ ऐसा कुछ कर रही थी। वो अपने इस निर्लज रूप पर बहुत शर्मिंदा थी। आर्यन ने अपने हाथ मालती की कमर के चारों ओर लपेटे और उसे ऊपर उठाया। आर्यन ने मालती की जांघों को थाम लिया। आर्यन का छोटा भाई उस द्वार को तोड़ने के लिए तैयार था जो अभी भी कसकर बंद था। आर्यन सुंदर और ठंडी परी मालती को अपना बनाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था। आर्यन, रुक जाओ, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मालती जो होश में आकर आर्यन की उस विशाल वस्तु के आक्रमण का विरोध करने की कोशिश करने लगी। परी, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूं। क्या तुम मेरी स्त्री नहीं बनना चाहती? आर्यन ने वो कहा जो उसके दिल में था। वो वास्तव में मालती को पसंद करता था। आर्यन के इकबालात बयान सुनने के बाद मालती के शरीर ने विद्रोह करना बंद कर दिया। उसके दिल में एक बहुत ही मीठा एहसास हुआ। अपने छोटे से दिल में मालती ने आर्यन को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। आह, छोड़ो, उसने मेरा असली चेहरा देख लिया है। अब से वो मेरा पति है। मालती ने आर्यन को अपने पुरुष के रूप में पहचानना शुरू कर दिया। मालती ने शर्माते हुए अपना चेहरा आर्यन की छाती में छिपा लिया। जब आर्यन ने मालती का ये शर्मीला व्यवहार देखा तो वो और भी उत्साहित हो गया। उसने ठंडी परी मालती को पहले कभी इस तरह निर्लज होते नहीं देखा था। आर्यन ने अपनी विशाल वस्तु को मालती की शहद की गुफा के मुंह पर टिकाया। परी मालती, क्या तुम तैयार हो? उसने उससे पूछा कि क्या वो उसकी विशाल वस्तु को स्वीकार करने के लिए तैयार है। मुझे परी मालती मत कहो, तुम मुझे बस मालती कह सकते हो, ठीक है? मालती ने आर्यन के साथ थोड़ा नखरे दिखाए। आर्यन ये देखकर काफी हैरान था कि मालती में सामान्य से 180 डिग्री का बदलाव आया था। उसका सामान्य ठंडा और उदासीन स्वभाव अब गायब हो चुका था और उसकी जगह नखरेबाज स्वभाव ने ले ली थी। मालती, मैं अंदर जा रहा हूं। आर्यन ने अपनी विशाल वस्तु को मालती की शहद की गुफा में धकेला। आह! जैसे ही आर्यन की विशाल वस्तु ने प्रवेश किया, मालती दर्द से कराह उठी। हालांकि आर्यन ने अपनी विशाल वस्तु को थोड़ा कम कर दिया था ताकि मालती को चोट न पहुंचे, लेकिन फिर भी ये मालती के छोटे से छेद के लिए बहुत बड़ी थी। मालती की आंखों में आंसू आ गए। वो कौमार्य जो उसने 70 दशकों से बचाकर रखा था, आखिरकार आर्यन ने ले लिया। क्या दर्द हो रहा है? आर्यन ने ध्यान से मालती से पूछा। नहीं, तुम आगे बढ़ सकते हो, मालती ने आर्यन को गति करने के लिए कहा। ये जानने के बाद कि मालती ठीक है, आर्यन ने तुरंत मालती की शहद की गुफा में पिस्टन जैसी गति शुरू कर दी। आह, 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 आह। जब आर्यन अंदर बाहर हो रहा था तो मालती ने एक ऐसा एहसास महसूस किया जिसे शब्दों में नहीं लिखा जा सकता। यह एहसास असाधारण था। मालती को कभी नहीं पता था कि इस दुनिया में ऐसा सुखद एहसास भी होता है। आह! आर्यन भी थोड़ा कराह उठा। मालती का छेद बहुत संकरा था और बहुत ठंडा महसूस हो रहा था। आर्यन ने पहले कभी ऐसा एहसास नहीं आजमाया था। आर्यन का शरीर ठंडा और गर्म महसूस हो रहा था। ये वास्तव में असाधारण था। कई बार पंप करने के बाद आर्यन ने अपनी चीज को अपने मूल आकार में वापस ला दिया।
जैसे ही आर्यन की वस्तु बड़ी हुई, मालती को लगा कि उसका शरीर पूरी तरह आर्यन की वस्तु से भर गया है। आर्यन, तुम्हारी वस्तु इतनी बड़ी क्यों है? मुझे डर लग रहा है। मालती डर गई जब आर्यन की वस्तु वास्तव में और बड़ी हो गई। उसे लगा कि उसका शरीर इस विशाल वस्तु से फट सकता है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये चीज तुम्हें स्वर्ग जैसा महसूस कराएगी, आर्यन ने मालती से कहा। लेकिन जब मालती बोलने ही वाली थी, तभी आर्यन की वस्तु ने उसके फूल के केंद्र को छुआ। ये स्वाद असाधारण था। मालती तुरंत चरम पर पहुंच गई। अपनी किंग्स हार्ट तकनीक और अपनी विशाल वस्तु के साथ आर्यन आसानी से महिलाओं को चरम तक पहुंचा सकता था। चाहे वो कुंवारी हों या अनुभवी, आर्यन की वस्तु के नीचे उन्हें निश्चित रूप से जीता जा सकता था। आर्यन एक स्थिर गति से पंप करता रहा। हर बार जब वो मालती के फूल के केंद्र को छूता, मालती निश्चित रूप से जुनून के साथ कराहती, आर्यन और तेज, मुझे और भी आराम दो। मालती आर्यन द्वारा दिए गए सुख में डूबने लगी। वो अपनी पहचान भूलने लगी थी कि वो हिम संप्रदाय की नेता है। आर्यन अचानक रुक गया। मुझे अच्छा पति कहो। आर्यन मालती के मुंह से खुद को पति सुनना चाहता था। अच्छे पति, कृपया मुझे और मत छेड़ो, मैं बहुत असहज हूं। मालती ने आज्ञाकारी रूप से उसे अच्छा पति कहा। ये सुनकर आर्यन बहुत खुश हुआ। वो मालती की शहद की गुफा में और उत्साह से काम करने लगा। 20 मिनट के बाद आखिरकार आर्यन को महसूस होने लगा कि वो मुक्त होने वाला है। उसने अपनी गति तेज कर दी और अपनी वस्तु को मालती के सबसे भीतरी हिस्से में धकेल दिया। आह, बुर बुर, आर्यन अपनी यांकी को मालती के फूल के केंद्र की गहराइयों में संचारित कर रहा था। आर्यन के तरल पदार्थ की अधिकता के कारण मालती का सपाट पेट तुरंत फूल गया। वो लगभग एक गर्भवती महिला की तरह दिखने लगी। आर्यन को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इतना अधिक मुक्त हुआ है। मालती ने उसे बहुत खुश कर दिया था। मालती इस समय निढाल हो चुकी थी। वो कई बार चरम पर पहुंची थी और अब बहुत थक गई थी। बाहर आने के बाद भी आर्यन की वस्तु बिल्कुल भी नरम नहीं हुई थी। ये अभी भी लोहे की तरह सख्त थी। तभी पीछे से आर्यन को किसी ने गले लगा लिया। आर्यन की गर्दन के चारों ओर हाथ लपेटने वाली कंचन थी। पति, क्या तुम्हें और चाहिए? कंचन, जो पहले बेहोश हो गई थी, अब होश में आ गई थी। वो आर्यन के साथ और अधिक द्वैत साधना करना चाहती थी। कंचन का शरीर, जो लंबे समय से सूखा था, वो आर्यन द्वारा नम होना चाहती थी, जो बहुत शक्तिशाली था। वो बिस्तर पर आर्यन की क्षमता की बहुत आदी हो गई थी। बिना कुछ कहे आर्यन कंचन के शरीर पर झपट पड़ा और इस कमरे में कराहें गूंजने लगी। हेलो गाइज, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स करो अगर कुछ चेंज करना है तो।